सोल लैंड फॉर अल्टीमेट फाइट चैप्टर 11 टू 20। अध्याय 11 आत्मा शक्ति परीक्षण। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। पिताजी माताजी आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। लेन जुवानेयू ने भ्रमित होकर अपने माता पिता की ओर देखा। उसकी लंबी और मुड़ी हुई पलकें, साथ ही उसका संदिग्ध चेहरा उसे बेहद प्यारा बना रहा था। नान चेंग अब और विरोध नहीं कर सका और उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता अगली बार तुम्हें आत्मा गुरुओं के बारे में और बताएंगे, ठीक है? हाँ। लेन जुवानेयू ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो कि वह किस बारे में बात कर रही थी। बेटा, अपने पिता को देखने के लिए अपनी आत्मा को बाहर निकालो। लेन जियाओ ने ईर्ष्या से अपने बेटे को देखा। उसे यकीन था कि नान चेंग ने उनके बेटे को उससे कहीं ज्यादा चूमा होगा जितना उसने उसे चूमा था। मैं इसे कैसे छोड़ूं, पिताजी? लेन जुवानेयू ने अनजाने में पूछा। लेन जियाओ, अपना ध्यान केंद्रित करो और उस घास के बारे में सोचो जो पहले दिखाई दी थी। उसके बाद महसूस करने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारे अपने शरीर के भीतर कोई अजीबोगरीब अस्तित्व है। लेन जुवानेयू ने अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को चुपचाप महसूस करने से पहले 2 बार पलकें झपकाईं। जैसे ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, उसे अंदर से अचानक खुजली ने घेर लिया और वह डर गया और उसकी एकाग्रता प्रभावित हुई। हालांकि खुजली अचानक एक गर्म प्रवाह में बदल गई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। झुनझुनी की जगह एक बेहद आरामदायक एहसास ने ले ली। अवचेतन रूप से लेन जुवानेयू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक हल्की और शांत नीली रोशनी उसके हाथों पर टिमटिमा रही थी, जैसे उसकी हथेलियों से घास की 2 लंटें निकली जो लगभग 2 मीटर की लंबाई तक ऊपर की ओर बढ़ीं और फिर रुक गईं। इस बार लेन जियाओ ने घास की जांच करने के लिए समय निकाला। नीली घास जो एक हल्की चमक छोड़ रही थी, कुछ हद तक कोमल और मजबूत थी, लेकिन अंततः ब्लू सिल्वर ग्रास से अलग नहीं थी। लेकिन ये बड़ी थी, सामान्य ब्लू सिल्वर ग्रास से बहुत बड़ी। ये वास्तव में वैसा नहीं है, ये वास्तव में बड़ा है। नान चेंग भी प्राचीन आत्मा जानवरों पर शोध कर रहा था और स्वाभाविक रूप से ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में जानकार और परिचित था। लेन जियाओ, स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण ले लो और जुवानेयू को इसे आजमाने दो। ठीक है। नान चेंग कमरे में चली गई और स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण वापस ले आई। ये छोटा उपकरण उन सभी परिवारों के लिए एक आवश्यक वस्तु थी जिनके पास स्पिरिट मास्टर्स थे। हजारों साल पहले सोल लैंड और डोलुओ ग्रह के विकास के बाद से स्पिरिट पावर रैंक की ऊपरी सीमा 100 से बढ़कर 120 हो गई थी। रैंक 99 से ऊपर का कोई भी अस्तित्व देवताओं के क्षेत्र में माना जाता था। 70 से नीचे के रैंक की स्पिरिट पावर के लिए छोटा स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण पर्याप्त था। बेटा, बगल में लगे 2 हैंडल पकड़ो और अपने शरीर के भीतर मौजूद विशेष अस्तित्व को मुक्त करो। यह आपकी आत्मा को मुक्त करने जैसा होगा। नान चेंग ने उपकरण लेन जुवानेयू को सौंप दिया। स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण एक गोलाकार था जिसके सामने की सतह पर एक गोलाकार स्क्रीन और बगल में 2 हैंडल थे। गैजेट को किसी बाहरी सोल गाइडेंस रिजर्वायर की जरूरत नहीं थी क्योंकि उपयोगकर्ता परीक्षण के दौरान स्वाभाविक रूप से अपनी खुद की आत्मिक शक्ति को भर देगा। तंत्र में आत्मिक शक्ति की आपूर्ति करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से परीक्षण को पूरा करने की प्रक्रिया थी। लेन जुवानेयू ने तुरंत हैंडल को पकड़ लिया। झुनझुनी के बाद आरामदायक अनुभूति बहुत बढ़िया लगी, जिससे उसे पूरी प्रक्रिया के प्रति कम डर लगा। झुनझुनी की अनुभूति एक बार फिर से हुई, लेकिन उसने तुरंत एक बेहद आरामदायक ऊर्जा को महसूस किया जो उसके हाथ से निकलकर सीधे तंत्र में प्रवाहित हुई। लेन जियाओ और नान चेंग ने तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। स्क्रीन एक पल के लिए टिमटिमाई जैसे कि संख्याएं दिखाई देने वाली थी, लेकिन वे जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से गायब हो गईं। दोनों ने अपने सिर उठाए और एक दूसरे को एक साथ देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। परिणाम का मतलब था कि कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी, लेकिन लेन जुवानेयू की ब्लू सिल्वर ग्रास अनोखी लग रही थी। ये कैसे संभव था कि उसमें कोई आत्मिक शक्ति न हो? जैसे ही वे भ्रम और अविश्वास में थे, आत्मा शक्ति परीक्षण तंत्र अचानक गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश का एक स्तंभ बाहर आया। प्रकाश की जमी हुई सफेद चमक जो लंबाई में एक ची से भी अधिक थी, एक स्तंभ की तरह दृढ़ थी। अचानक उपस्थिति ने लेन जियाओ और नान चेंग को डरा दिया, लेकिन उनकी आंखों में भाव तुरंत भारी सदमे में बदल गए। एक ची का क्या मतलब था? 1 इंच का प्रदर्शन मतलब रैंक 1 स्पिरिट पावर था, जबकि ची का प्रदर्शन मतलब रैंक 10 स्पिरिट पावर था। किसी भी नए जागृत स्पिरिट पावर उपयोगकर्ता के लिए रैंक 10 अंतिम सीमा थी। इसका मतलब था कि उनके बच्चे लेन जुवानेयू के पास एक सहजपूर्ण स्पिरिट बॉडी थी। सहजपूर्ण स्पिरिट बॉडी। सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी के आधुनिक और विकसित युग में भी सहजपूर्ण स्पिरिट बॉडी होने की घटना बेहद दुर्लभ थी। वे केवल प्राचीन पावरहाउस या बेहद शक्तिशाली आत्माओं वाले बड़े कुलों में दिखाई देते थे। सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी के इंटरप्लेनेटरी लेयर में आने के बाद विज्ञान और तकनीक ने अपना दबदबा कायम किया और प्रमुख सीट पर कब्जा कर लिया। ये सोल लैंड युग के विपरीत था, जहां दुनिया के मूल का गठन करने वाले स्पिरिट मास्टर्स की स्थिति एक झटके में बदल सकती थी। लेकिन फिर भी स्पिरिट मास्टर्स एक महान पेशा बना रहा, ठीक उसी तरह जैसे नान चेंग का तेजी से सैन्य उदय काफी हद तक स्पिरिट मास्टर रैंक स्पिरिट मास्टर होने से संबंधित था। N0 वे L1 को से अपडेट किया गया, खासकर तब जब स्पिरिट मास्टर्स का अनोखा पेशा सेना के विशेष बलों में शामिल होने की शर्त थी। कई सोल गाइडेंस हथियारों को स्पिरिट मास्टर्स द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जाता था। इस प्रकार हालांकि स्पिरिट मास्टर्स अब प्राइम अस्तित्व के नहीं रहे, लेकिन वे एक बेहद शानदार पेशे के रूप में बने रहे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना और एक जनजातपूर्ण स्पिरिट बॉडी होना। जनजातपूर्ण स्पिरिट बॉडी स्पिरिट यूजर के लिए कारक थे और ये सभी फेडरेशन द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। सिर्फ उनकी उपस्थिति ही सभी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। दूसरे शब्दों में, एक उन्नत स्पिरिट मास्टर संस्थान में अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले भत्ते सहित सभी खर्च फेडरेशन द्वारा वहन किए जाएंगे। स्पिरिट मास्टर रैंक की ओर स्पिरिट के रैंक में हर वृद्धि के साथ फेडरेशन स्पिरिट पावर यूजर को उपहार और तरजीही एहसान प्रदान करेगा। जीवन समान था, लेकिन आत्मा जागृत होने पर सभी को स्वचालित रूप से विभिन्न ग्रेड में वर्गीकृत किया जाएगा।
जब तक कोई अनोखी परिस्थितियां नहीं थी, जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर वाले आत्मा गुरु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और फेडरेशन की सही प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ टाइटल डोलमोस बनने के लिए रैंक 99 और उससे ऊपर पहुंच सकेंगे। और यह पहले से ही फेडरेशन में उच्चतम स्तर पर था, बिल्कुल प्राचीन काल में पदानुक्रम की तरह, जहां कुलीन वर्ग आम लोगों को रौंदता था। 6 साल के बच्चों की आत्माएं सीधे उनके माता पिता से संबंधित होती थी, क्योंकि यह वंशानुगत था। लेकिन यह निश्चित नहीं था, क्योंकि आत्मा उत्परिवर्तन और विविधताएं कभी कभी होती थी। कुछ विविधताएं खराब हो सकती हैं, लेकिन कुछ उत्परिवर्तनों के परिणामस्वरूप और भी मजबूत आत्माएं हो सकती हैं। एक उत्परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर होता था, निश्चित रूप से एक त्वरित सफलता मानी जाती थी। और ठीक इस समय लेन जुवानियो की आत्मा निश्चित रूप से एक जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर थी। यह एक नीली चांदी की घास होने के बावजूद हमारे इतिहास में ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा वाला केवल एक ही व्यक्ति था जिसे जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर माना जाता था। यहाँ तक कि दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके पास ब्लू सिल्वर सम्राट था, उसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर नहीं था। नानचेन ने खुद से कहा। लेन जियाओ ने भौहें से कुनी, तुम्हारा मतलब है कि जुवानियो की आत्मा ब्लू सिल्वर सम्राट है? नानचेंग हंसी, और क्या बेहतर व्याख्याएं हैं। लेन जियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। अगर लेन जुवानियो का जन्म सामान्य तरीके से हुआ होता तो मैं आपसे सहमत होता। हालांकि ब्लू सिल्वर सम्राट के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड हैं, लेकिन आप यह नहीं भूल सकते कि लेन जुवानियो कैसे पैदा हुई। आखिरकार लेन जुवानियो का जन्म एक अंडे से हुआ था। इसका मतलब था कि लेन जुवानियो आत्माओं की वनस्पति श्रृंखला से संबंधित नहीं थी। अगर नहीं, तो यह क्या हो सकता है? इस समय लेन जुवानियो उत्सुकता से प्रकाश के सफेद स्तंभ को देख रहा था, क्योंकि उसके शरीर के भीतर गर्म भावना और भी तीव्र हो गई थी, जैसे कि कोई शक्ति लगातार बाहर निकल रही थी और उसे प्रतिबंधित महसूस करा रही थी। जन्म से ही उसका शरीर किसी भी सामान्य इंसान से अलग नहीं था, बस वह अपनी उम्र के साथियों की तुलना में थोड़ा कमजोर था। लेकिन इस समय उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पास कुछ अनोखी ताकत है। लेन जियाओ ने लेन जुवानियो से स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण वापस लिया और एक घुटने पर झुक गया। जुवानियो, क्या तुम पिता से एक बात का वादा कर सकते हो? लेन जुवानियो ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, क्या बात है पिता? लेन जियाओ, तुम कभी भी किसी को अपने द्वारा प्राप्त किए गए टेस्ट के परिणाम के बारे में नहीं बता सकते। अगर कोई तुम्हारी स्पिरिट रैंक के बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि यह तीसरी रैंक है। अध्याय 12, रहस्यमय अंगूठी। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। ओह, तीसरी श्रेणी की आत्मा शक्ति। पिताजी, तो क्या मुझे शक्तिशाली माना जाता है? यही वह बात थी जिसके बारे में छोटे लड़के को सबसे ज्यादा चिंता थी। हाँ, तुम हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरा बेटा सबसे शक्तिशाली है। कल से पिताजी तुम्हें आत्मा शक्ति प्रशिक्षण के मूल सिद्धांतों पर मार्गदर्शन करेंगे, लेन जियाओ ने अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। लेन जुवानियो बचपन से ही चतुर और मनमोहक था। वह हमेशा दूसरों का कोमल स्नेह आकर्षित करता था। तुमने फैसला कर लिया है? नानचेंग ने लेन जियाओ की आस्तीन खींची। लेन जियाओ मुस्कुराए। मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हारा और हमारे बेटे का ख्याल रखूंगी। मैं ये कर सकती हूँ। उसके रहस्य को उजागर न करना ही बेहतर है। एन, हम तुम्हारी योजना के अनुसार चलेंगे। नानचेंग ने अपने पति की बाह पर गले लगाना शुरू किया। हालांकि उसकी व्यक्तिगत शक्ति उससे कमतर थी, लेकिन वह परिवार की असली रीढ़ था। एक आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जिम्मेदारी लेना है। रात के खाने के बाद लेन जुवानियो उनींदापन से लड़ने में असमर्थ था और इसलिए वह जल्दी सो गया। उसका अपना छोटा कमरा था। ये नुकीली छत वाला नीला था। एक छोटा बाथरूम और 3 मीटर का चौकोर क्लोकर रूम। ये बेहद आरामदायक और आरामदेह था। उसका बिस्तर एक स्पिरिट गाइडेंस स्पोर्ट्स कार के आकार का था। 4 साल की उम्र से ही लेन जुवानियो का सपना रेस कार ड्राइवर बनना था। किसी भी स्पिरिट गाइडेंस स्पोर्ट्स कार को देखते ही उसकी आंखें उल्लेखनीय रूप से चमक उठती थी। इस प्रकार उसका कमरा भी कारों से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुओं से सजाया गया था। लेन जुवानियो गहरी गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे उसका छोटा शरीर सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। यह अंदर से बेहद धुंधला था, क्योंकि लेन जुवानियो केवल एक नर्म लेकिन मधुर ध्वनि वाली चीख और दूरी में हल्के प्रभामंडल को ही देख पा रहा था। एक प्रभामंडल सोने का था, जबकि दूसरा चांदी का। वे उसके इर्द गिर्द मंडराते रहे। उसी समय उसके वास्तविक शरीर से एक हल्की सी चमक निकलने लगी, जो ऊर्जा रहित थी, फिर भी प्रकाश से टिमटिमाने में सक्षम थी। सोने और चांदी के बीच, ठीक वैसे ही जैसे जब वह अंडे में था। वह गहरी नींद में सो गया, जबकि सोने और चांदी की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब दोनों प्रभामंडल पूरी तरह से गायब हो गए, तो उसके पैरों के नीचे प्रकाश की एक सफेद अंगूठी चुपचाप दिखाई दी और धीरे धीरे ऊपर उठी। इस समय उसके पूरे शरीर से अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। सफेद प्रभामंडल के विपरीत एक स्पष्ट विपरीतता। प्रभामंडल धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर से गायब हो गया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका शरीर अचानक चांदी का हो गया और प्रकाश का एक और प्रभामंडल धीरे धीरे उसके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ा और उसके सिर पर चढ़ गया। पूरी तरह से गायब होने से पहले कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन अंधेरे के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा भावर अंदर आ गया हो, जो आसपास की रोशनी को निगल रहा हो, इतना कि बाहर से आने वाली चांदनी भी अब फर्श पर अपनी रोशनी नहीं डाल पा रही थी। लेन जुवानियो के पेट के निचले हिस्से में स्थित भावर ने चुपचाप गायब होने से पहले अज्ञात समय तक प्रकाश को अवशोषित करना जारी रखा और जल्द ही उसकी नाभि से एक गहरे नीले रंग की गेंद बाहर निकली। यह उसकी ओर तैरती हुई आई और उसके दाहिने अंगूठे पर जा गिरी। गहरा नीला प्रकाश पीछे हट गया और स्थिर रहा और धीरे धीरे एक छोटी सी अंगूठी बन गई। 5 मिलीमीटर से भी कम मोटाई के साथ यह उसके अंगूठे के लिए एकदम सही फिट था। छोटा जुवानियो गहरी नींद में रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास जो कुछ भी हुआ था, उसका उससे कोई संबंध नहीं था और उसका उससे कोई संबंध नहीं था। अगली सुबह जैसे ही रोशनी की पहली किरण दिखाई दी, लिटिल जुवानियो का दरवाजा खोला गया और लेन जियाओ अंदर चला आया।
वह अपने बेटे के बिस्तर के पास आया और छोटे लड़के के माथे को सहलाया। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका शरीर का तापमान सामान्य है, उसने फिर उसे धीरे से थपथपाया। जुवानियु, उठने का समय हो गया है। लेन जुवानियु ने अपनी धुंधली आंखें खोली और थकी आंखों से अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, थोड़ी देर और, अब आपके उठने का समय हो गया है। सुबह का समय दिन का सबसे सुनहरा समय होता है। हालांकि आप अभी भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में हैं, लेकिन आपको नए स्कूल सत्र में स्कूल जाना होगा। और इसके अलावा अब आप एक स्पिरिट मास्टर हैं। सबसे कम स्पिरिट स्कॉलर रैंक पर होने के बावजूद आप अभी भी एक स्पिरिट मास्टर हैं। क्या आप मजबूत नहीं बनना चाहते? मैं बनना चाहता हूँ, छोटी जुवानियु ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसके पिता के शब्दों ने उसे और अधिक जागृत कर दिया था। तो अब उठने का समय हो गया है। आज से पिता आपको आध्यात्मिक शक्ति के प्रशिक्षण के मार्ग पर मार्गदर्शन करेंगे। बातें समझाते हुए लेन जियाओ ने अपने बेटे को बिस्तर से उठाया। ठीक इसी समय उसकी नजर लेन जुवानियु के दाहिने हाथ पर पड़ी। बेटा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? लेन जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। छोटी जुवानियु ने अपने हाथ को देखा और चकित होकर उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। यह मेरा नहीं है। लेन जियाओ ने छोटे हाथ को करीब से देखने के लिए ऊपर उठाया। यह एक गहरे नीले रंग की अंगूठी थी जो बेहद गूढ़ लग रही थी, और इस पर एक धुंधला लेकिन सावधानीपूर्वक सजावटी डिजाइन था जिसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब वह इसे ध्यान से देख रहा था तो उसे अचानक अपने ऊपर एक हल्का जादू महसूस हुआ, जैसे कि अंगूठी उसकी चेतना को निगल रही हो। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसका दिल सदमे से भर गया। 6 साल, जब से छोटा जुवानियु उनके पास आया था तब से पूरे 6 साल हो चुके थे। 6 साल तक छोटे जुवानियु ने कभी भी कुछ भी असामान्य नहीं दिखाया। उसका दैनिक जीवन इतना साधारण था कि संस्थान के शोधकर्ता उसके इतिहास को भूल गए और उसे केवल नानचेंग और लेन जियाओ के बेटे के रूप में देखा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जुवानियु की आत्मा के जागने से एक दिन पहले ही साधारण जीवन बंद हो गया था। उसकी आत्मा के जागने के बाद सब कुछ बदल गया। वे जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर के साथ एक और ब्लू सिल्वर ग्रास कैसे पा सकेंगे? चाहे वह ब्लू सिल्वर सम्राट था या नहीं, कम से कम ऐसा अस्तित्व पहले भी हुआ था। लेकिन अंगूठी कहाँ से आई? लेन जियाओ ने जल्दी से लेन जुवानियु को ऊपर उठाया। फिर उसने पर्दे खोले और ध्यान से खिड़की की जांच की। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। बेटा, क्या तुम्हें कुछ याद है? तुमने यह अंगूठी कब पहनी थी? छोटी जुवानियु ने अपना सिर हिलाया। लेन जियाओ, जब तुम इसे देखते हो तो क्या तुम्हें असहजता महसूस होती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसके बारे में लेन जियाओ चिंतित था कि अंगूठी उसके बेटे के शरीर को प्रभावित कर सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। यह अच्छी लग रही है। छोटी जुवानियु ने अपनी उंगली पर अंगूठी को उत्साह से देखा। फिर उसने अंगूठी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया हो, उसे ऐसा लगा जैसे अंगूठी उसकी उंगली से चिपकी हुई है और वह 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। पिताजी, इसे नहीं निकाला जा सकता। पिताजी, कोशिश करें। लेन जियाओ ने सावधानी से रहस्यमय अंगूठी की ओर अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह इसे उतार सके। लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। जैसे ही लेन जियाओ की उंगली अंगूठी से टकराए, एक अजीब सी ताकत निकली। इसने अचानक उसकी हथेली को दूर धकेल दिया। अचानक हुई इस घटना के कारण लेन जियाओ ने अपने हाथ ढीले कर लिए और लेन जुवानियु को जमीन पर गिरा दिया। आउच! पिताजी, सौभाग्य से वे बिस्तर के पास थे और छोटा जुवानियु सिर्फ नर्म बिस्तर पर गिरा। हालांकि अचानक गिरना अभी भी एक झटका था। मुझे माफ करना मेरे बेटे। पिताजी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अचानक हुए इस आघात के कारण लेन जियाओ 2 कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। हालांकि वह अपने दिल में भावनाओं के उफान को रोक नहीं पाया। वह कैसे शांत रह सकता था? अंगूठी कहाँ से आई? उसके लिए उसे छूना या खींचना असंभव था। हर चीज इस बात की ओर इशारा करती थी कि उसका बेटा अलग था। 6 साल बाद जुवानियु ने आखिरकार ऐसी खासियतें दिखाई जो किसी आम बच्चे में नहीं होती। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जुवानियु, जाकर नहा लो। पिताजी तुम्हें ढूंढ लेंगे। अध्याय 13, 2 स्पिरिट रिंग्स का अचानक प्रकट होना। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। 10 मिनट बाद लिविंग रूम में। हम क्या करें? नानचेंग ने अपने पति को उत्सुकता से देखा। लेन जियाओ ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं है। हम एक बार में केवल एक कदम उठा सकते हैं और उस पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। अगर हम वास्तव में इसे संभालने में असमर्थ हैं, तो एकमात्र विकल्प हमारे वरिष्ठों को रिपोर्ट करना है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसमें होने वाले बदलावों से उसे नुकसान हो सकता है। नहीं, हम अपने वरिष्ठों को सूचित नहीं कर सकते, नानचेंग ने भयभीत होकर उत्तर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे निश्चित रूप से जुवानियु को ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जुवानियु मेरी जिंदगी है। लेन जियाओ ने आह भरी। हमें प्रवाह के साथ चलना होगा। मुझे उम्मीद है कि कोई और बदलाव नहीं होगा। नानचेंग ने आह भरी। क्या आप अभी भी उसे स्पिरिट पावर ट्रेनिंग पर मार्गदर्शन करेंगे? लेन जियाओ, यह अभी भी किया जाना है। हम उसे सिर्फ इस वजह से मना नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें उसे धैर्यपूर्वक और अधिक सावधानी से मार्गदर्शन करना चाहिए। चूंकि उसकी स्थिति इतनी अनोखी है, इसलिए हमारे लिए उसका मार्गदर्शन करना और भी जरूरी है। अगर हम समस्या से दूर भागते हैं और अगर यह उभरती है, तो और भी समस्याएं होंगी। मैंने शुरू में उसे एक साधारण स्पिरिट मास्टर संस्थान में दाखिला दिलाने के बारे में सोचा था, जो विशिष्ट नहीं होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके लिए एक बेहतर स्पिरिट मास्टर संस्थान में जाना बेहतर होगा। वहाँ और भी प्रतिभाशाली लोग होंगे। भले ही वह दूसरों से अलग प्रदर्शन करे, लेकिन वह बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखेगा। नानचेंग, हम ऐसा ही करेंगे। आपने इस बारे में मेरी तुलना में बहुत आगे सोचा होगा। नाश्ते के बाद लेन जियाओ ने लेन जुवानियु का मार्गदर्शन करने का पहला पाठ शुरू किया। बेटा, पिताजी आपको रहस्यमय स्वर कौशल नामक एक तकनीक सिखाएंगे। ये कौशल तांग संप्रदाय से उत्पन्न हुआ है और मूल रूप से तांग संप्रदाय के भीतर पारित एक गुप्त तकनीक थी।
लगभग 7000 साल पहले तान संप्रदाय ने रहस्यमय स्वर कौशल के मूल सिद्धांतों को प्रचारित करने का फैसला किया, जो पहले केवल अपने सदस्यों को सिखाया जाता था। इस प्रकार अधिक आत्मा गुरुओं को अंतरतारकीय प्रवास के लिए तैयार करने के लिए पूरी आबादी की गुणवत्ता को प्रशिक्षित करने और बढ़ाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की अनुमति मिली। इस प्रकार संघ के लिए तान संप्रदाय का महान योगदान एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो गया। यदि भविष्य में कोई अवसर मिले तो आप तान संप्रदाय में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य होगा। सभी संगठनों में से तान संप्रदाय के पास स्वर्गीय सीढ़ियों में प्रवेश करने का सबसे कम रिकॉर्ड है। अपने पिता के शब्दों को पूरी तरह से न समझते हुए लेन जुवानियो ने लान जियाओ को रहस्यमय स्वर कौशल के बारे में विस्तार से समझाना शुरू किया। रहस्यमय स्वर कौशल तान संप्रदाय से आया था और इसका इतिहास 10,000 वर्षों से अधिक पुराना है। इन 10,000 वर्षों में तान संप्रदाय ने अनगिनत उत्कृष्ट नायकों और सर्वशक्तिमान प्राणियों का उत्पादन किया था, जो हर पीढ़ी में दिखाई दिए। वर्तमान में तान संप्रदाय अस्तित्व में सबसे प्राचीन संप्रदाय बन गया था। संघ में उनका एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण स्थान था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि रहस्यमय स्वर कौशल को अपने आधार के रूप में उपयोग करने का क्या महत्व है। यद्यपि रहस्यमय स्वर कौशल को विकसित करने की गति तेज नहीं थी, लेकिन इसने एक अत्यंत स्थिर आधार बनाया और यही वह तरीका था जिसे अधिकांश आत्मा गुरुओं ने सीखने के लिए चुना। यही आधार विकसित करने का मार्ग है। इसके बाद मैं आपके प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करूंगा। इस मार्गदर्शन के दौरान आपको केवल सचेत रूप से मेरी आध्यात्मिक शक्ति का अनुसरण करने की आवश्यकता है। विरोध न करें और ध्यान केंद्रित करें। ओह, लेन जुवानियो आखिरकार 6 साल का था और स्वाभाविक रूप से अपने पिता की बात सुनता था। लेन जियाओ ने अपने बेटे को अपने सामने पीट करके बैठाया। उसने दोनों हथेलियां छोटे बच्चे की पीठ पर रखी और ध्यान से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने बेटे के शरीर में प्रेरित किया और लेन जुवानियो के मेरिडियन के माध्यम से नेविगेट करना शुरू कर दिया। छोटे जुवानियो ने अपने शरीर के भीतर एक गर्म प्रवाह महसूस किया, जो धीरे धीरे और सचेत रूप से उस गर्म प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहा था, जो उसके पिता की आध्यात्मिक शक्ति थी। लेन जियाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत धीरे धीरे चलाया ताकि लेन जुवानियो मेरिडियन को याद कर सके, और इस गर्म सनसनी ने लेन जुवानियो को एक अवर्णनीय आराम का एहसास कराया। एक पूरी परिक्रमा में ठीक 1 घंटा लगा। कैसा लगा? लेन जियाओ ने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे से पूछा। बेहद आरामदायक, लेन जुवानियो ने जवाब दिया। लेन जियाओ हंसा। किसने पूछा कि क्या यह आरामदायक था? पिता पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया है? छोटे जुवानियो ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मुझे ऐसा लगता है। पिता, क्या इससे मेरी आत्मा मजबूत होगी? जब मेरी आत्मा मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा? लेन जियाओ ने हंसते हुए कहा। पिताजी भी अनिश्चित हैं, लेकिन आपको इसे अपने आप समझना होगा। पिता बाद में आपके लिए एक आत्मा लाएंगे और आप उसके साथ विलय करने का प्रयास कर सकते हैं। एक आत्मा गुरु के रूप में आपकी आत्मा को अगले क्षेत्र में पदोन्नत होने के लिए हर 10 रैंक पर एक आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना होगा। प्राचीन समय में आत्मा के छल्ले आत्मा जानवरों से आते थे और केवल एक आत्मा जानवर को मारकर ही हम खुद को मजबूत करने के लिए आत्मा की अंगूठी अर्जित करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह एक क्रूर तरीका है जिसके परिणामस्वरूप हम मनुष्यों और जानवरों के बीच घृणा पैदा हुई। कई पीढ़ियों के शोध के बाद हमारे शोधकर्ताओं ने आखिरकार लगभग 20,000 साल पहले आत्मा की आत्मा का आविष्कार किया। इसकी शुरुआत में आत्मा की आत्माएं भी आत्मा जानवरों से प्राप्त की जाती थी, लेकिन निरंतर विकास के बाद स्पिरिट पैगोडा संगठन ने मानव निर्मित आत्मा का उत्पादन किया, जिसने अंततः मनुष्य और जानवर के बीच संघर्ष को हल कर दिया। अब जब तक हमारे पास आत्माएं हैं, तब तक आत्मा मास्टर्स भी अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम है जब हमें उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन पिता ने यह तय नहीं किया है कि आपके लिए कौन सी आत्मा तैयार करनी है। लेन जुवानियो के पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर था, जिसका अर्थ था कि उसकी आत्मा शक्ति पहले से ही 10वें रैंक पर थी। उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उसे एक आत्मा अंगूठी की आवश्यकता होगी। लेकिन लेन जियाओ यह सत्यापित करने में असमर्थ था कि उसके बेटे में कौन सी आत्मा थी, और प्रत्येक आत्मा अंगूठी आत्मा को अलग अलग रास्तों और उन्नति में आगे बढ़ाती थी। प्रत्येक आत्मा अंगूठी आत्मा मास्टर्स को आत्मा कौशल प्रदान करती थी, जो आत्मा मास्टर्स के लिए मौलिक क्षमताएं थी। उक्त आत्मा कौशल की ताकत सीधे आत्मा अंगूठी और आत्मा के बीच संगतता से संबंधित होगी। उदाहरण के लिए, अगर लेन जुवानियो की आत्मा वास्तव में एक ब्लू सिल्वर ग्रास थी, तो पौधे से संबंधित आत्मा या संरचना के मामले में समान आत्मा प्रदान करना सबसे अधिक फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, सांप और आदि। सबसे पहले लेन जियाओ ने फैसला किया कि लेन जुवानियो के लिए कठोरता, विषाक्तता और ताकत को ध्यान में रखते हुए आत्मा कौशल प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन लेन जुवानियो की ब्लू सिल्वर ग्रास अद्वितीय थी, उसकी पृष्ठभूमि की तो बात ही छोड़िए। इस वजह से लेन जियाओ हिचकिचाहट में आ गई। सौभाग्य से रहस्यमय स्वर कौशल के साथ आत्मा शक्ति संचित की जा सकती है। अल्प भविष्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त आत्मा रिंग के बिना भी आत्मा रिंग प्राप्त करने से पहले संचयी प्रशिक्षण के परिणाम संचित होंगे और आत्मा रिंग प्राप्त करने के बाद लाभ प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। पिताजी, एक नीली चांदी की घास क्या कर सकती है? लेन जुवानियो अपनी आत्मा के बारे में बेहद उत्सुक था। वह जानता था कि उसके माता पिता आत्मा मास्टर थे, और इस प्रकार उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि आत्मा मास्टर कुछ खास नहीं है। लेकिन यह आत्मा उसके लिए कुछ नया था। यही वह है जिसे आपको अपने आप समझने और खोजने की जरूरत है। लेन जियाओ मुस्कुराया। मैं ये कैसे करूं? छोटे जुवानियो ने पूछा। इतनी उम्र में उसके मन में स्वाभाविक रूप से कई संदेह और सवाल थे। सौभाग्य से उसके माता पिता सबसे अच्छे शिक्षक थे। लेन जियाओ, आपको इसे छोड़ना होगा, इसे महसूस करना होगा, इसका निरीक्षण करना होगा, और हो सकता है यह आपको कुछ बताए। ओहो! छोटे जुवानियो ने उत्साह से अपने आप पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, और 100 के साथ ब्लू सिल्वर ग्रास के 2 घुमाव एक बार फिर से बाहर निकल आए। लेन जियाओ हंसा। बहुत चिंतित मत हो, आराम करो और पहले रहस्यमय स्वर कौशल का अभ्यास करो। जैसे ही उसने ये कहा, उसका गला भर आया। उसकी दृष्टि में सबसे अकल्पनीय बात घटित हुई थी।
हम पिताजी, ये दो वृत्त क्या हैं? लेन जुवानियू ने ब्लू सिल्वर ग्रास के दो घुमावों में हो रहे स्पष्ट परिवर्तनों को देखा और जिज्ञासा से पूछा। उस पल उसकी हथेलियों में ब्लू सिल्वर ग्रास पिछले दिन की तुलना में पूरी तरह से अलग चीज में बदल गई थी। ब्लू सिल्वर ग्रास के दो घुमावों के सहारे झुके हुए सफेद प्रभामंडल थे जो लय में ऊपर और नीचे मंडरा रहे थे, जिससे गर्म और सफेद रोशनी निकल रही थी। और सफेद रोशनी की रोशनी में ब्लू सिल्वर ग्रास के दो घुमावों में क्रमशः अलग अलग परिवर्तन हुए। उसकी बाईं हथेली पर नीली चांदी की घास की सतह पर महीन चांदी की नसें उगी हुई थी जो लताओं जैसी थी। नसों का हल्का चांदी जैसा रंग बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। दूसरी ओर नीली चांदी की घास की सतह पर सोने की नसें थी जो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इसकी चमक सूक्ष्म थी। अगर लेन जियाओ ने सावधानीपूर्वक निरीक्षण न किया होता तो शायद वह दो रंगों को पहचान नहीं पाता। लेकिन लेन जियाओ के लिए ये सबसे चौंकाने वाला बदलाव था। अध्याय 14, लेन जियाओ की उलझन। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। ये दो स्पिरिट रिंग स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया में स्पिरिट रिंग्स का एक पदानुक्रम था और प्राचीन काल से इसे स्पिरिट रिंग को छोड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट के रैंक के अनुसार विभाजित किया गया था। सफेद 10 वर्षीय स्पिरिट रिंग, पीली 100 वर्षीय स्पिरिट रिंग, बैंगनी 1000 वर्षीय स्पिरिट रिंग, काली 10,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग, लाल 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग थी। स्पिरिट रिंग जितनी पुरानी होती थी उतनी ही मजबूत होती थी। इन कुछ प्रकारों के अलावा कुछ विशेष रंग की स्पिरिट रिंग भी थी जो पहले दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए नारंगी 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग थी जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थी। और इस समय ऐसा लग रहा था कि लेन जुवानियू की ब्लू सिल्वर ग्रास के चारों ओर स्पिरिट रिंग सफेद थी जो सबसे कम 10 वर्षीय रैंक थी। निम्न श्रेणी की स्पिरिट मास्टर के लिए यह सामान्य बात थी। आखिरकार साधना का उद्देश्य उच्च श्रेणी की स्पिरिट रिंग प्राप्त करना था। सैद्धांतिक शोध के अनुसार मानव शरीर द्वारा धारण किया जाने वाला उच्चतम पद केवल 100 वर्ष की स्पिरिट रिंग थी। लेकिन समस्या ये थी कि लेन जुवानियू के पास जो सफेद स्पिरिट रिंग थी वह किसी स्पिरिट सोल से प्राप्त नहीं हुई थी। अभी तो बस एक रात ही बीती थी। खास तौर पर वह सिर्फ एक रात सोया था और उसके पास स्पिरिट रिंग थी। इसका क्या मतलब था? लेन जियाओ प्राचीन स्पिरिट बीस्ट के शोध में था और इस तरह की स्थिति का सिर्फ एक ही मतलब था। स्पिरिट बीस्ट के 100,000 वर्ष की रैंक तक साधना करने के बाद उसके पास आमतौर पर दो विकल्प होते थे, या तो आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखना और उच्च रैंक प्राप्त करना, या फिर एक इंसान के रूप में फिर से साधना करना। हालांकि आगे बढ़ने की कोशिश करने का खतरा था और इसके असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इंसान बनकर उसे शुरू से ही शुरुआत करनी थी और मानवीय तरीकों से साधना करके दिव्य स्तर तक पहुंचना था, जिससे उसे लंबा जीवन प्राप्त हुआ। आत्मा जानवरों के पुनर्संवर्धन की एक अनूठी विशेषता थी। उन्हें आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए आत्मा की आत्मा या आत्मा जानवर का शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। हर बार जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंचते तो वे एक आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने में सक्षम होते और उसकी संगत क्षमता रखते। लेन जियाओ ने सोचा कि लेन जुवानियू का जन्म कैसे हुआ और उसकी आत्मा की अंगूठी कैसे अपने आप प्रकट हुई। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि यह बच्चा किसी आत्मा जानवर का पुनर्संवर्धन हो सकता है। ज्यादातर मामलों में किसी आत्मा जानवर का पुनर्संवर्धन उसकी पिछली यादों को सामने लाता है, लेकिन किए गए सभी परीक्षणों और लिटिल जुवानियू के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसे अपने अतीत की कोई याद ही नहीं है। लेन जियाओ कुछ हद तक भ्रमित था। प्राचीन आत्मा जानवरों पर उनके शोध के अनुसार भले ही 100,000 साल पुराना आत्मा जानवर पुनर्संवर्धन कर ले, लेकिन रैंक 70 तक पहुंचने तक वह अभी भी एक आत्मा जानवर ही था। रैंक 70 तक पहुंचने के बाद ही वह एक इंसान में बदल सकता था। लेकिन लेन जुवानियू की सभी परीक्षण रिपोर्टों से संकेत मिला कि वह पूरी तरह से मानव था और कोई आत्मिक जानवर नहीं था। यह पागलपन है। एक वैज्ञानिक के रूप में लेन जियाओ आमतौर पर इस तरह की स्थिति का सामना करने पर काफी उत्साहित हो जाता था, क्योंकि यह एक अनोखी और नई खोज थी जिसने उसे गहन शोध और जांच में उतरने की अनुमति दी। लेकिन समस्या ये थी कि इस मुश्किल में फंसा व्यक्ति उसका अपना बेटा था। इन 6 वर्षों के दौरान वह नानचेन पहले से ही लेन जुवानियू को अपने जैसा ही एक शुद्ध इंसान मानते थे। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल गया और वह बिना तैयारी के पकड़ा गया। जिस बात ने लेन जियाओ को और भी ज्यादा निराश किया वह ये थी कि भले ही सफेद स्पिरिट रिंग अपने आप दिखाई दे, लेकिन सिर्फ एक स्पिरिट रिंग नहीं बल्कि दो थी, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। दो ऐसा नहीं था कि रैंक 10 पर किसी के पास दो स्पिरिट रिंग नहीं थी, लेकिन उस तरह की स्थिति को ट्विन स्पिरिट्स कहा जाता था। इन दुर्लभ मामलों में एक स्पिरिट मास्टर के पास दो स्पिरिट्स होती हैं और प्रत्येक स्पिरिट के पास एक स्पिरिट रिंग होती है। हालांकि भले ही वे जुड़वा स्पिरिट्स हों, दोनों स्पिरिट्स की स्पिरिट रिंग्स का एक ही समय पर दिखाई देना असंभव होगा। वे उन्हें केवल एक दूसरे के स्थान पर ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन एक ही समय में नहीं। साथ ही ब्लू सिल्वर ग्रास के दो समूहों पर उनमें से प्रत्येक के पास स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की अंगूठी थी। ये निस्संदेह एक विध्वंस था और यह सामान्य स्पिरिट मास्टर्स के समान विध्वंस नहीं था। लेन जियाओ टूटने वाला था क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस घटना से कैसे निपटना है। पिताजी, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? लिटिल जुवानियू ने लेन जियाओ को चिंतित रूप से देखा, जो पूरी तरह से चकित था, जैसे कि वह एक मूर्ति बन गया हो। लेन जियाओ अपने होश में वापस आया और उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था जब उसने पूछा, बेटा, क्या तुम ब्लू सिल्वर ग्रास का केवल एक पक्ष रख सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लेन जुवानियू ने अपना बायां हाथ नीचे रखा क्योंकि वह ब्लू सिल्वर ग्रास को अपने सिर में रखने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर उसके बाएं हाथ की ब्लू सिल्वर ग्रास गायब हो गई और उसके दाहिने हाथ पर हल्के सोने के पैटर्न वाली ब्लू सिल्वर ग्रास रह गई। लेन जियाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन अंदर से दुखी भी थी। बेटा, तुम असल में क्या हो? एक पुनः विकसित आत्मा जानवर जिसके पास दो आत्माएं हैं, लेकिन तुम एक इंसान हो, है ना? तो तुम आत्मा के छलों के साथ कैसे पैदा हो सकते हो? लेन जियाओ की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। हालांकि वह शांत स्वभाव का था और खुद को संभालने के बाद उसने कहा, बेटा, पहले अपनी आत्मा को संभालो, हम रहस्यमय स्वर कौशल का उपयोग करके देखेंगे।
उसे सोचने के लिए समय चाहिए था और वह वास्तव में डर रहा था कि लेन जुवानेयू फिर से कुछ असामान्य करेगा। लेन जुवानेयू के धारणा कौशल सामान्य थे और लैन जियाओ के मार्गदर्शन में वह अंततः 3 से 4 प्रयासों के बाद रहस्यमय स्वर कौशल की साधना के लिए सामान्य मार्ग का अनुसरण कर सकता था। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से कुशल नहीं था और अगर वह सफलतापूर्वक साधना पूरी करना चाहता था तो उसे अभी भी कुछ समय की आवश्यकता होगी। अगले समय में वह अपने बेटे का बारीकी से निरीक्षण करेगा। लैन जियाओ ने लिटिल जुवानेयू की स्थिति पर नजर रखने के लिए पूरे 3 दिन लगाए। वह रात में उसके बगल में सोता भी था, इस डर से कि वह बदल जाएगा या कुछ और। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आत्मा जागरण के पहले दिन ही सारा परिवर्तन पूरा हो गया था। लैन जुवानेयू ने कोई असामान्यता नहीं दिखाई। 3 दिनों के भीतर वह अंततः स्वतंत्र रूप से रहस्यमय स्वर कौशल का प्रदर्शन कर सकता था और सामान्य साधना शुरू कर सकता था। आत्मा शक्ति में कोई विस्फोटक वृद्धि भी नहीं हुई थी और वृद्धि की दर को तेज नहीं माना जाता था। उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। चर्चा करने के बाद लैन जियाओ और नानचेंग ने इसे गुप्त रखने और इस तथ्य को छिपाने का फैसला किया कि लिटिल जुवानेयू बाकी लोगों से अलग था। एक सफेद आत्मा की अंगूठी बहुत प्रभावशाली नहीं थी और यह केवल सबसे कम 10 वर्षीय रैंक वाली आत्मा की अंगूठी थी। लैन जियाओ ने लिटिल जुवानेयू को कुछ मामलों पर चेतावनी देना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे किसी को यह बताने की अनुमति नहीं थी कि उसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर है या एक ही समय में दोनों हाथों से 2 नीली चांदी की घास का उपयोग करने की अनुमति नहीं है आदि। लैन जियाओ ने अपनी उंगली के चारों ओर की अंगूठी के बारे में एक कहानी भी गढ़ी और कहा कि यह एक पारिवारिक विरासत है। उन्होंने जो कुछ भी छुपाने की कोशिश की वह करने की कोशिश की। उस दिन लैन जियाओ काम के बाद सीधे घर लौटी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये तय कर दिया है। पिताजी, आपने क्या तय किया? छोटी जुवानेयू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा जब वह साधना कक्ष से बाहर भागा। जाहिर है, वह स्कूल जहां तुम जाओगे, हेवन लुओ एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकादमी। यह जी लुओ शहर के अंतर्गत एक अकादमी है और यह हमारे शहर में स्पिरिट मास्टर्स के लिए सबसे अच्छा प्राथमिक विद्यालय भी है। ओह, छोटी जुवानेयू को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ अकादमी की अवधारणा समझ में नहीं आई और उसे नहीं पता था कि उसे इस स्कूल में लाने के लिए लैन जियाओ ने कितना प्रयास किया। लेकिन जब तुम प्रवेश पाओगे तो एक परीक्षा होगी और तुम्हें तुम्हारे परिणामों के आधार पर एक कक्षा में आवंटित किया जाएगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम परीक्षा के लिए अपने दाएं या बाएं ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग करना चाहते हो, लैन जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लैन जुवानेयू के लिए उसके बाएं और दाएं हाथ की ब्लू सिल्वर ग्रास की क्षमताएं अलग अलग थीं। छोटी जुवानेयू ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, पिताजी, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। लैन जियाओ ने इसके बारे में सोचने से पहले कहा, तो बायां हाथ। आपकी माँ का हुनर बर्फ है और अगर हम कहें कि आपके बाएं हाथ पर जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वह उत्परिवर्तन है तो ये समझ में आता है। ठीक है। अध्याय 15। ये लिंगटोन। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। जी लुओ शहर मोलान महाद्वीप के मध्य पश्चिम में स्थित था। स्वर्ग लुओ ग्रह पर 2 महाद्वीपों में से एक और मोलान महाद्वीप पर शीर्ष 10 शहरों में से एक था। मात्र ग्रह डोलुओ ग्रह की तुलना में स्वर्ग लुओ ग्रह अन्य ग्रहों में सबसे अधिक समान था। ये सबसे पहले ग्रह से भी अधिक समान था जहां अंतरतारकीय प्रवास हुआ था। स्वर्ग डू ग्रह, चाहे वह जलवायु हो या पर्यावरण, यह मनुष्यों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त था। जब तक मानव जाति ने इस स्थान की खोज की तब तक स्वर्ग लुओ ग्रह ने अपने स्वयं के जीवन रूपों, विशेष रूप से पौधों को जन्म देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक ऐसे ग्रह के रूप में जिसने अभी अभी बढ़ना शुरू किया था और जीवन रूपों को समाहित किया था, ये स्पष्ट रूप से आत्मा संघ द्वारा आसानी से नियंत्रित किया गया था। 100 से अधिक वर्षों के वैज्ञानिक अन्वेषण के बाद प्रवास अंततः धीरे धीरे शुरू हुआ और अंतरतारकीय प्रवास की प्रक्रिया स्वर्ग डू ग्रह की तुलना में बहुत अधिक सफल रही। बेशक जैसे जैसे मानव जाति ग्रहों के विकास और अंतरतारकीय प्रवास के साथ अधिक कुशल और परिचित होती गई, बाद के ग्रहों का विकास तेज होता गया। मौजूदा 7 ग्रहों के अलावा संघ ने अगले 100 वर्षों में कम से कम 3 अंतरतारकीय प्रवास को पूरा करने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिया था। अब सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या थी। संघ ने अभी अभी आधिकारिक तौर पर बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने की नीति शुरू की थी। जी लुओ शहर एक बहुत ही आधुनिक शहर था और यहाँ कोई मिट्टी नहीं देखी जा सकती थी। यहाँ ज्यादातर धातु से बनी ऊंची इमारतें थीं। आसमान में घुमावदार सुरंगों ने आत्मा मार्गदर्शन वाहनों को तेज गति से यात्रा करने की अनुमति दी। आज की आत्मा मार्गदर्शन कारें पहले से ही आत्मा मार्गदर्शन उड़ान कारों में विकसित हो चुकी थी, लेकिन विमानन नियंत्रण के महत्व के कारण संघ ने वित्तीय रूप से सक्षम विभिन्न प्रमुख ग्रहों पर आकाश में कई धातु सुरंगें बनाई, जिससे इन आत्मा मार्गदर्शन उड़ान कारों को व्यवस्थित तरीके से घूमने की अनुमति मिली। केवल सैन्य उड़ान वाहनों को स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने की अनुमति थी और उन पर कम प्रतिबंध थे। इस समय लैन जुवानेयू अपने पिता की आत्मा मार्गदर्शन उड़ान कार में बैठा था, जबकि वह सुरंगों को देख रहा था। सुरंगों में किसी अन्य कार को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं थी और इसके लिए किसी को कड़ी सजा दी जाती थी। उन्हें केवल एक निश्चित गति से व्यवस्थित तरीके से चलने की अनुमति थी और यदि सभी इसका अनुपालन करते तो यह वास्तव में बहुत अधिक कुशल होता। जुवानेयू, घबराओ मत, तुम स्कूल में बहुत से नए दोस्त बनाओगे। तुम्हें प्रवेश परीक्षा के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में बहुत से बच्चे नहीं होने चाहिए जिनके पास स्पिरिट स्किल हो। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड में थोड़ा संशोधन किया है, इसलिए अगर कोई तुम्हारी उम्र के बारे में पूछे तो तुम्हें बताना होगा कि तुम 7 साल के हो, 6 नहीं। बस इतना कहना कि तुम बीमार थे, इसलिए तुम 1 साल बाद स्कूल गए। पिताजी, लेकिन माँ ने कहा है कि अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। लैन जुवानेयू ने अपने पिता की ओर बड़ी क्रिस्टल साफ आंखों से देखा। लैन जियाओ ने एक पल के लिए रुकने से पहले सख्ती से कहा, कभी कभी खुद को या दूसरों को बचाने के लिए एक सफेद झूठ की अनुमति है। लैन जियाओ ने लैन जुवानेयू की उम्र के बारे में झूठ बोलने का फैसला करने से पहले सावधानी से विचार किया, क्योंकि इस तथ्य को छिपाना असंभव था कि लैन जुवानेयू के पास पहले से ही स्पिरिट पावर थी जो स्पिरिट पावर डिटेक्टर के सामने रैंक 10 से अधिक थी।
अपनी आत्मिक शक्ति और आत्मिक कौशल को छिपाने के बारे में सोचने के बजाय वह लेन जुवानेयू की उम्र के बारे में झूठ बोल सकता था और कह सकता था कि उसके पास उच्च धारणा कौशल है और इस 1 वर्ष के दौरान वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया है। लेन जुवानेयू के लिए अपनी उम्र में रैंक 10 होना वास्तव में गर्व की बात थी। यह इस हद तक था कि यह घोषित करने के बाद भी कि वह 6 के बजाय 7 वर्ष का था, हेवन लुओ एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकादमी ने अभी भी उसे स्वीकार कर लिया। ओह, लेन जुवानेयू ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। ये देखकर कि उसका बेटा कितना अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेन जियाओ ने आह भरी। लेन जुवानेयू एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह कभी कभी बहुत आज्ञाकारी और डरपोक हो जाता था। वह मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा कमजोर था। अपनी उम्र के बच्चों के बीच उसे बिल्कुल भी मजबूत नहीं माना जाता था और ये बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि उसका बेटा कोई साधारण और सामान्य व्यक्ति नहीं था। कार में नेविगेशन सिस्टम ने उड़ने वाली कार को हाई स्पीड सुरंग से बाहर निकाल दिया और मुड़ने से पहले उसकी गति कम कर दी। एक धातु का दरवाजा पहले से ही उठा हुआ था और वे एक विशाल इमारत की सुरंग में प्रवेश कर गए। लेन जियाओ ने डिस्प्ले पर सेटिंग्स को संचालित किया और निर्देशों का पालन किया जो उसे इमारत में कार पार्क तक ले गए। कार धीरे धीरे रुकी और सुरक्षा बैग को ढीला कर दिया। लेन जियाओ ने अपने बेटे के बालों को सहलाया और कहा, हम यहाँ हैं, चलो चलें। पिता और पुत्र कार से उतर गए और लेन जुवानेयू ने लेन जियाओ का हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी गोल आंखों से उसे देखा जिसमें घबराहट का भाव था। बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम भूल गए, तुम जहाँ भी जाओ तुम सबसे लोकप्रिय हो। लेन जियाओ नीचे बैठ गया। उसने धीरे से लेन जुवानेयू के कोमल और गोरे गालों को चुटकी से दबाया और प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया। हाँ, लेन जुवानेयू ने सिर हिलाया। जब वह किंडरगार्टन में था तो वह पूरी कक्षा का बच्चा था। शिक्षक और छात्र दोनों उसे पसंद करते थे और यह अच्छा दिखने का उपहार था। 2 लिफ्टों पर चढ़ने के बाद वे आखिरकार 9वीं मंजिल पर स्थित नामांकन कार्यालय में पहुंच गए। दरअसल ये धातु की इमारत 32 मंजिला ऊंची थी और ज़ी लुओ शहर की एक शाखा थी। इस समय कुछ माता पिता अपने बच्चों का पंजीकरण करवा रहे थे। लेन जियाओ अपने बेटे को पीछे कतार में खड़ा करने के लिए ले आया। उसे अपनी सैन्य वर्दी पहनने की आदत थी, लेकिन माता पिता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके ठीक सामने 2 धारियों और 4 सितारों वाला एक वरिष्ठ कर्नल एक छोटी लड़की का हाथ थामे हुए था और वह लेन जियाओ के साथ उम्र में काफी करीब लग रहा था। पंजीकरण प्रक्रिया बहुत तेज थी। मुख्य बात उनकी पहचान सत्यापित करना और कुछ सरल आत्मा शक्ति परीक्षणों से गुजरना था। फिर बच्चे अंदर चले जाते और माता पिता वापस चले जाते। माता पिता रात को अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए वापस आते। बहुत जल्द उस वरिष्ठ कर्नल की बारी थी। जब पंजीकरण के प्रभारी शिक्षक ने छोटी लड़की के पिता की सैन्य रैंक देखी तो उसका व्यवहार उसके प्रति विशेष रूप से अच्छा था और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसके बाल लंबे और स्वाभाविक रूप से गुंदराले भूरे रंग के थे। उसकी त्वचा गोरी थी और वह अपनी उम्र के बच्चों में औसत कद की थी। उसकी आंखें हल्के हरे रंग की एक सुंदर छाया थी और उसकी पुतलियां गहरे पन्ना नीले रंग की थी। उसने शिक्षक की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराई। नमस्ते शिक्षक, मैं ये लिंगटोन हूँ। आपका नाम वाकई बहुत अच्छा है। मुझे आपकी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जन्मतिथि कब है? पहचान सत्यापन बाकी सभी की तरह ही था, लेकिन आत्मा शक्ति परीक्षण के दौरान इसने कतार में खड़े माता पिता को चौंका दिया। आत्मा शक्ति परीक्षण उपकरण ने 8 इंच का खुलासा किया। रैंक 8। रैंक 8 की आत्मा शक्ति वाली 6 साल की छोटी लड़की। वह निश्चित रूप से अभी अभी जागी थी, जिसका मतलब था कि उसकी जन्मजात आत्मा शक्ति पहले से ही रैंक 8 थी। यह अविश्वसनीय था। ये लिंगटोन आत्मा शक्ति रैंक 8, आप अंदर जा सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक ये लिंगटोन के पिता ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और एक शब्द भी नहीं कहा। जब तक जाने का समय नहीं हो गया, उसने शिक्षक की ओर सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। जब वह मुड़ा तो लेन जियाओ ने 1.9 मीटर लंबे इस व्यक्ति को देखा, जिसके कंधे चौड़े थे और आंखें शत्रुता से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था, जैसे कि उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से नक्काशी की गई हो, जबकि उसकी आंखें जोश से भरी हुई थी। उसने लेन जियाओ को देखा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने कंधों पर सैन्य रैंक पर नजर डाली। लेन जियाओ तुरंत सीधा खड़ा हो गया और उसे सलाम किया। वरिष्ठ सेना में रैंक का बहुत सम्मान किया जाता था और कम रैंक वाले अधिकारी को उच्च रैंक वाले अधिकारी को सलाम करना होता था। वरिष्ठ कर्नल ने अभिवादन का जवाब दिया। आप एक नागरिक सैनिक हैं? हाँ, लेन जियाओ ने कहा। अध्याय 16, नम्र बनो। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। वरिष्ठ कर्नल ने अपने बगल में लेन जुवानेयू को देखा और चुप हो गया। बच्चे के आकर्षक रूप को देखकर चकित रह गया। उसके छोटे नीले बाल उसके माथे को ढक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें चमकीली और भावपूर्ण थी और उसके चिकने गाल इतने गोल थे कि वे फूले हुए गुब्बारे जैसे लग रहे थे। ये लिंगटोन पहले से ही एक बच्चे के लिए बहुत सुंदर थी, लेकिन इस छोटे लड़के की तुलना में उसे निश्चित रूप से एक कदम पीछे हटना पड़ा। नमस्ते चाचा, लेन जुवानेयू ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते बच्चे। वरिष्ठ कर्नल ने लेन जुवानेयू के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें नर्म हो गईं। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह कितना परिचित व्यवहार कर रहा था, उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और लेन जियाओ को एक क्षमा प्रार्थी नजर से देखा। लेन जियाओ ने केवल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। वह पहले से ही अपने प्यारे बेटे पर सभी के मोहित होने का आदी था। पिताजी, ये लिंगटोन ने पुकारा। वह स्कूल में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसने अपने पिता को एक अन्य बच्चे का मनोरंजन करते देखा। वरिष्ठ कर्नल ने लेन शियाओ से कहा, मेरा नाम ये फैंग है। वरिष्ठ कर्नल, मैं लेन शियाओ हूँ, लेन शियाओ ने उत्तर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने वरिष्ठ कर्नल का नाम पहले भी सुना था, तो उसका जबड़ा कस गया। ये फैंग ने अपनी बेटी के साथ जाने से पहले विनम्रता से सिर हिलाया। छोटे दोस्त, पंजीकरण करने की तुम्हारी बारी है, उनके सामने शिक्षक ने कहा। नमस्ते शिक्षक, मेरा नाम लेन जुवानेयू है। लेन जुवानेयू, 7 साल की है, तो तुम ओवरेज एडमिशन हो, है ना? आओ, अपनी स्पिरिट पावर का परीक्षण करो।
जब नर्म सफेद चमक एक ची तक पहुंची तो उनके पीछे बैठे माता पिता पूरी तरह से चुप हो गए। जी लुओ सिटी की सहायक कंपनी के रूप में हेवन लुओ एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर्स अकादमी निस्संदेह जी लुओ सिटी में सबसे अच्छा प्राथमिक स्पिरिट मास्टर्स संस्थान था। वहां के लोग औसत क्षमताओं से परे देखने के आदी थे। हालांकि लेन जुवानेयू की क्षमताएं उनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। लेन जुवानेयू ने रैंक 10 स्पिरिट मास्टर स्तर के रूप में परीक्षण किया। जो लोग इस रैंक में हैं उन्हें आधिकारिक तौर पर स्पिरिट मास्टर्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके पास स्पिरिट रिंग्स स्पिरिट स्किल्स रखने की क्षमता होती है और उन्होंने अपने लड़ने के कौशल को निखारा होता है। रैंक 10 पर 7 साल का बच्चा न केवल एक असामान्य घटना थी बल्कि यह एक भयानक परिदृश्य भी था। ठीक है, तुम रैंक 10 हो, तुम प्रवेश कर सकते हो, शिक्षक ने घोषणा की, जो अभी भी जो हुआ उससे काफी स्तब्ध था। ये लिंगटोन ने लान जुवानेयू को भौहें सिकोड़ कर देखा। वह परेशान थी कि उसके पिता ने दूसरे बच्चे पर ध्यान दिया था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, घर पर कम ही आता था, और जब वह आखिरकार उसे स्कूल ले जाने के लिए समय निकाल पाता था तो वह दूसरे बच्चे से जुड़ जाता था। अब अपमान को और बढ़ाने के लिए वह बच्चा रैंक 10 निकला। ये लिंगटोन ने लान जुवानेयू को पुकारा। अरे! लान जुवानेयू ने उसे देखने के लिए पलट कर देखा। तुम रैंक 10 हो, उसने सिर हिलाया। ये लिंगटोन ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। रैंक 10 होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत जल्द उस रैंक तक पहुंच जाऊंगी और तुमसे आगे निकल जाऊंगी। जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तो मैं सिर्फ रैंक 10 नहीं रहूंगी। फिर वह आगे निकल गई और स्कूल के अंदर चली गई। ओह! लेन जुवानेयू उसके पीछे पीछे चली गई, उसके रवैये से थोड़ी उलझन में। अंदर पहले से ही वर्दी में एक शिक्षक उनका इंतजार कर रहा था, जो छात्रों को उनके संबंधित कमरों में ले जा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? ओह! तुम आश्वस्त नहीं हो? ये लिंगटोन ने मुड़कर उसे घूर कर देखा। लेन जुवानेयू ने अपना सिर हिलाया। तभी ये लिंगटोन उसका चेहरा साफ साफ देख पाई। वह वाकई बहुत अच्छा दिख रहा था। दुर्भाग्य से वह सिर्फ यही सोच पा रही थी कि उसके पिता उसे वह ध्यान दे रहे हैं जो उसे देना चाहिए था, और ऐसा करते समय उसके चेहरे पर प्यार भरा भाव था। ये याद करते हुए कि उसके पिता उसके प्रति कभी इतने कोमल नहीं थे, बस उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। ये लिंगटोन ने उसे इशारा किया। यहाँ आओ। लेन जुवानेयू उसके पास चली गई। क्या है? ये लिंगटोन ने कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा चुटकी से दबाना है। वह भले ही 10वीं रैंक का हो, लेकिन वह बचपन से ही प्राचीन मार्शल आर्ट सीख रही है। उसे पूरा भरोसा है कि वह उससे मुकाबला कर सकती है। हालांकि उसे लेन जुवानेयू के जवाब की उम्मीद नहीं थी। बस नरमी से पेश आओ, लेन जुवानेयू ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह ये बात अक्सर कहता था, जो कि वह था। उसके चेहरे पर थोड़ी चर्बी थी और उसके गोरे गुलाबी चेहरे को अनगिनत लोगों ने चुटकी काटी थी। ये लिंगटोन थोड़ा हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर लेन जुवानेयू के गाल पर जोर से चुटकी काटी। हालांकि यह अजीब था कि उसकी त्वचा को छूने के बाद ये लिंगटोन का गुस्सा शांत हो गया। ये दर्द देता है, लेन जुवानेयू ने कहा। वह एक कदम पीछे हट गया और उसे आरोप लगाते हुए देखा। तुम मतलबी हो तो क्या? ये लिंगटोन ने जिद्दीपन से चुनौती दी। लेन जुवानेयू ने अपना चेहरा रगड़ा और गंभीरता से उससे कहा, मुझे मतलबी लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे पसंद करो, उसने जाने से पहले तिरस्कार पूर्वक कहा। लेन जुवानेयू उसके व्यवहार से हैरान थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने उसे कैसे नाराज किया। वहां 100 से ज्यादा नए लोग थे और उन्हें 6 कक्षाओं में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में 20 से 30 छात्र होते हैं, जिनमें एक फॉर्म शिक्षक होता है जो पढ़ाने का प्रभारी होता है, और एक सहायक शिक्षक होता है जो उनकी जीवन शैली का प्रभारी होता है। कक्षा आवंटन परीक्षण अपेक्षा से आसान था क्योंकि उन्हें बस अपनी आत्मा को मुक्त करना था। इसे जानबूझकर आसान बनाया गया था क्योंकि स्कूल केवल छात्रों की आत्माओं को समझना चाहता था ताकि उन्हें उचित कक्षाओं में रखा जा सके। पहली कक्षा, कक्षा 1, आक्रामक प्रकार। कृपया अपना नाम पुकारे जाने पर आएं। ये लिंगटोन ... पहली कक्षा, कक्षा 2, नियंत्रण प्रकार। कृपया अपना नाम पुकारे जाने पर आएं। लेन जुवानेयू, प्राथमिक स्पिरिट मास्टर्स अकादमी की शिक्षा में अभी स्पिरिट मास्टर्स का एक साथ काम करना शामिल नहीं है। यह मुख्य रूप से आत्माओं की समझ और खुद को बेहतर बनाने के लिए साधना विधियों पर केंद्रित था। लेन जुवानेयू, जिसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मा थी, को स्वाभाविक रूप से पहली कक्षा की कक्षा 2 में नियुक्त किया गया था, एक ऐसी कक्षा जो उन्हें अपनी आत्माओं को नियंत्रित करना सिखाती है। पहली कक्षा की कक्षा 2 में कुल 26 छात्र थे और सभी नियंत्रण प्रकार के छात्र थे। लेन जुवानेयू को कक्षा में आवंटित किए जाने के बाद उसने ये लिंगटोन को फिर से नहीं देखा। ठीक है, जब लेन जियाओ लेन जुवानेयू को स्कूल से लेने आया तो उसने न तो ये फैन को देखा और न ही ये लिंगटोन को। आज तुमने क्या सीखा? लेन जियाओ ने अपने बेटे से पूछा जब वे कार में बैठे। हम अपने सहपाठियों को जान गए डैडी। मैं पहली कक्षा की कक्षा 2 में हूँ, इसलिए जब आप मुझे अगली बार लेने जाएं तो गलत जगह न जाएं, ठीक है? क्या तुमने कोई नया दोस्त बनाया? लेन जुवानेयू ने सिर हिलाया। मेरे सहपाठी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। डैडी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या है? डैडी, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मना कर सकता हूँ जो अगली बार मेरा चेहरा चुटकी में काटना चाहे? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेन जुवानेयू ने कबूल किया। लेन जियाओ एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने बेटे को आश्वस्त किया, बेशक तुम कर सकते हो। ये तुम्हारी पसंद है। अध्याय 17, सीखें। अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। लेन जियाओ ने अपने बेटे के स्कूल में पहले दिन के बारे में और पूछा, जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश की। जब लेन जुवानेयू ने पुष्टि की कि सब कुछ सामान्य था, तो उसने राहत की सांस ली। उसका बेटा स्कूल जाना शुरू कर चुका था और दूसरे बच्चों से अलग नहीं था। वह उम्मीद कर रहा था कि उसका बेटा अपने सहपाठियों से अलग न दिखे क्योंकि इससे और अधिक ध्यान आकर्षित होगा। उसके लिए उसके परिवार की शांति और खुशी अधिक महत्वपूर्ण थी। बेटा, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? अगर तुम अंतिम परीक्षा में अव्वल आए तो डैडी और मम्मी तुम्हें खेलने के लिए हेवन लुओ प्लेनेट ले जाएंगे। हम तुम्हें अंतर्ग्रहीय यात्रा का मजा चखाएंगे, लेन जियाओ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हुर्रे हुर्रे, लेन जुवानेयू ने उत्साह में कहा।
उसे न केवल स्पिरिट गाइडेंस फ्लाइंग कार्ड में दिलचस्पी थी, बल्कि विमानों और अंतर्ग्रही या युद्धपोतों में भी ऐसी चीजें जो उसने टेलीविजन पर देखी थी। अगले दिन लेन जुवानेयू ने अपनी सामान्य कक्षाएं शुरू की। दोपहर की सभी कक्षाएं कक्षा 2 की फॉर्म टीचर द्वारा ली गईं। उनके पाठ का नाम था स्पिरिट मास्टर्स का बुनियादी ज्ञान। प्रथम श्रेणी के छात्रों के पाठ्यक्रम के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण विषय थे, स्पिरिट मास्टर्स का बुनियादी ज्ञान और स्पिरिट बीस्ट्स का बुनियादी ज्ञान। कक्षा 2 की फॉर्म टीचर का नाम कियू युक्सिन था। वह प्यारी थी और काफी गर्मजोशी से भरी और मिलनसार लगती थी। छात्रों, चूंकि आप सभी कल ही एक दूसरे को जान गए हैं, इसलिए आज मैं स्पिरिट मास्टर्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ होने का मतलब है कि आप सभी के पास कम से कम एक स्पिरिट स्कॉलर है जिसके पास स्पिरिट पावर है। स्पिरिट गाइडेंस तकनीक की निरंतर उन्नति के साथ कई हाईटेक गैजेट और हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आम इंसान भी कर सकते हैं। तो हमें अभी भी साधना के माध्यम से मजबूत स्पिरिट मास्टर्स बनने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा आम इंसानों को स्पिरिट मास्टर्स की क्षमताओं और लड़ने की शक्ति रखने की अनुमति देना है। हालांकि स्रोत पर वापस जाएं तो स्पिरिट मास्टर्स अभी भी आम इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा स्पिरिट मेचा पहले से ही बहुत उच्च मानक पर पहुंच चुका है। संतुलन तंत्र और स्थिरता हेलमेट के आविष्कार के साथ आम लोग भारी प्रहार सह सकते हैं और इस तरह मेचा को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हालांकि अगर कोई स्पिरिट मास्टर मेचा उपयोग करता है तो उसकी सहन शक्ति मेचा से अधिक शक्ति लाएगी। स्पिरिट मेचा 10,000 साल की उन्नति के बाद भी इस तथ्य को बदलने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम स्पिरिट मास्टर्स अभी भी निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट इंसान हैं। चूंकि आप सभी यहाँ स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको एक मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अभी के लिए चीजें शांतिपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अंतर्ग्रहीय संबंधों के बारे में हमारे निरंतर शोध के कारण हम सभी प्रकार के खतरों के संपर्क में हैं। हमें मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम संघ, अपने परिवारों और खुद की रक्षा कर सकें। वह जानती थी कि ये 6 साल के बच्चे वास्तव में इन प्रमुख सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, लेकिन उनके शिक्षक के रूप में उन्हें अभी भी उनका मार्गदर्शन करना था। आज मैं सबसे सरल विषय हमारी स्पिरिट मास्टर रैंकिंग के बारे में बात करूंगी। 10,000 साल पहले हमारे स्पिरिट मास्टर्स को 10 रैंक में विभाजित किया गया था और हर 10 लेवल एक रैंक था। उदाहरण के लिए, लेवल 0 से 10 को स्पिरिट स्कॉलर के रूप में जाना जाता है। आप स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद ही स्पिरिट मास्टर रैंक तक पहुंच पाएंगे। सौभाग्य से हमारे यहाँ एक रैंक 10 का छात्र है और वह सभी के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। ध्यान दें क्योंकि वह आप सभी के लिए अगला लक्ष्य होगा। छात्र लेन जुवानेयू, कृपया खड़े हो जाएं। लेन जुवानेयू आज्ञाकारी ढंग से खड़ा हो गया। कियू युक्सिन ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और अपनी आत्मा को मुक्त करो। लेन जुवानेयू ने सिर हिलाया। हाँ, उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली पर नीले रंग के प्रभामंडल के धब्बे बन गए, जैसे कि नीले रंग की रजत घास का एक समूह जो एक सफेद प्रभामंडल से घिरा हुआ था, दिखाई दिया। नीले रंग की रजत घास पर हल्का सा चांदी का प्रभामंडल कुछ खास नहीं लग रहा था। जब तक उन्होंने घास की सतह पर ओस की बूंदों को नहीं देखा, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि घास की खुशबू तुरंत ज्यादा ध्यान देने योग्य हो गई है। कियू युक्सिन ने कहा, हर किसी ने इसे देखा है न? छात्र लेन जुवानेयू की आत्मा नीली रजत घास है। यह एक सामान्य प्रकार की आत्मा है, लेकिन तथ्य यह है कि वह 7 साल की उम्र में इस स्तर तक साधना कर सकता था। इसका मतलब था कि नीली रजत घास में एक निश्चित डिग्री का उत्परिवर्तन था। घास पर चांदी के पैटर्न और पानी की उन बूंदों को देखा। ये दोनों उत्परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त घास के चारों ओर सफेद प्रभामंडल को स्पिरिट रिंग के रूप में जाना जाता है। ये स्पिरिट मास्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सफेद स्पिरिट रिंग केवल 10 साल की स्पिरिट रिंग है, लेकिन फेडरेशन ने पहले ही इसके रैंक को बढ़ाने के तरीके खोज लिए हैं। बेशक यह ज्यादा महंगा होगा, लेकिन जब तक छात्र लेन जुवानेयू उच्च स्तर तक साधना कर सकता है, उसके पास अपनी स्पिरिट रिंग को अपग्रेड करने का मौका है। ठीक है लेन जुवानेयू, आप अपनी स्पिरिट को वापस बुला सकते हैं। लेन जुवानेयू ने अपनी नीली सिल्वर घास को वापस बुलाया और वापस बैठ गया। स्पिरिट रिंग्स स्पिरिट मास्टर्स के बीच के अंतर को दर्शाती हैं, कियू युक्सिन ने आगे कहा। पहले कुछ रैंक को पार करने के बाद और स्पिरिट स्कॉलर और स्पिरिट मास्टर बनने के बाद कोई व्यक्ति 10 और रैंक आगे बढ़ने के बाद ग्रैंड स्पिरिट मास्टर बन सकता है। इसके बाद स्पिरिट एल्डर, स्पिरिट एंसेस्टर, स्पिरिट किंग, स्पिरिट एम्परर, स्पिरिट सेज, स्पिरिट डोलुओ और टाइटल डोलुओ आते हैं। रैंक 90-100 को टाइटल डोलुओ के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर हैं। उदाहरण के लिए, जो रैंक 95 और उससे ऊपर है उसे सुपर डोलुओ के रूप में जाना जाता है और जो रैंक 99 है उसे एक्सट्रीम डोलुओ के रूप में जाना जाता है। ये अंतर इसलिए मौजूद है क्योंकि डोलुओ प्लेन की युगांतरकारी लड़ाई तक रैंक 99 स्पिरिट मास्टर्स के लिए सीमा थी। फेडरेशन ने महान शक्ति की एक पीढ़ी डोलुओ ड्रैगन सम्राट टैंगवुलिन के नेतृत्व में एबिस प्लेन को हराया जो हमें निगलना चाहता था। वह एबिस को मदर प्लेनेट में ले आया। इस प्रकार मदर प्लेनेट के जीवन के प्राचीन वृक्ष को एक शाश्वत वृक्ष में विकसित किया, जिससे पूरे मदर प्लेनेट को इसके साथ विकसित होने की अनुमति मिली। उस महाकाव्य युद्ध ने वर्तमान को प्रभावित किया क्योंकि उस युद्ध के फलों के बिना फेडरेशन के पास अंतरतारकीय प्रवासियों के लिए संसाधन भी नहीं होते। एबिस को निगलने के बाद मदर प्लेनेट अगले स्तर पर इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसके साथ उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ गया। आप सभी को उन्नत स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में भगवान के रैंक के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं आज इसे यहाँ नहीं दोहराऊंगा। आपको जो याद रखने की जरूरत है वह 10 रैंक के शीर्षक है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। अपने पिता से पहले भी इस जानकारी को सुनने के बावजूद लेन जुवानेयू अभी भी केंद्रित और अच्छे व्यवहार वाला रहा क्योंकि उसने शिक्षक की बात बहुत ध्यान से सुनी। कल अपने सहपाठियों से मिलने के बाद उसे पता चला कि वह कक्षा 2 में एकमात्र प्रथम श्रेणी का छात्र था जो रैंक 10 से ऊपर था, जिसका मतलब था कि उसके पास सबसे मजबूत आत्मिक शक्ति थी। सुबह में उनके पास सिद्धांत के पाठ और दोपहर में युद्ध के पाठ थे। एक प्रथम श्रेणी के छात्र के लिए ये तथाकथित वास्तविक युद्ध पाठ वास्तव में शारीरिक अभ्यास थे। कक्षा 2 के युद्ध पाठ कक्षा 1 के साथ आयोजित किए गए थे, जिसका मतलब था कि लेन जुवानेयू फिर से ये लिंगटोन को देखेगा।
अध्याय 18 ये लिंगटोन की हार। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। ये लिंगटोन ने स्पष्ट रूप से लैन जुवानेयू को भी देखा था। हालांकि उसका गुस्सा और दुश्मनी बहुत कम हो गई है, फिर भी उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वह हमेशा द्वेष रखता है। उसे जो बात अच्छी तरह याद थी वह थी लैन जुवानेयू का ये कहना कि वह उसे पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, उसने सोचा। लैन जुवानेयू लंबा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा बहुत आकर्षक था, इसलिए ये लिंगटोन उसे भीड़ में तुरंत पहचान सकता था। मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाओ, फिर तुम सब अपना खाली समय बिता सकते हो, शिक्षक ने निर्देश दिया। एक चक्कर 400 मीटर का था और हालांकि 3 चक्कर बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन 6 साल के बच्चों के लिए इसे बहुत आसान नहीं माना जाता था। वे पहली कक्षा के छात्र थे और अभी अभी स्कूल में दाखिल हुए थे। शिक्षक उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालते थे। मैदान जी लुओ सिटी शाखा भवन के भूमिगत तल पर था। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर नीला आसमान और सफेद बादल सूरज की रोशनी से सामान्य ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और अच्छी वेंटिलेशन प्रणाली कभी भी किसी को घुटन महसूस नहीं होने देती। प्रत्येक राउंड 400 मीटर का था और हालांकि 3 राउंड बहुत दूर नहीं थे, लेकिन 6 साल के बच्चों के लिए भी यह आसान नहीं था। दोनों कक्षाओं के सभी 4 शिक्षक अपने रिकॉर्डिंग उपकरण पकड़े हुए मैदान के किनारे खड़े थे। बच्चों की सहनशक्ति की निगरानी करने का सबसे अच्छा तरीका दौड़ना था और वे अपने नए छात्रों का बेहतर मूल्यांकन करना चाहते थे। शुरू करो, शिक्षक के आदेश पर ये लिंगटोन सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने अपनी गति से सभी शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक बच्चे के लिए असाधारण थी। जिस क्षण वह आगे बढ़ी, अन्य बच्चे प्रतिस्पर्धा करने लगे और कुछ अन्य तेजी से उसके पीछे चले गए। दूसरी ओर लैन जुवानेयू कक्षा 2 के मध्य स्थान पर था, अन्य छात्रों के साथ इत्मीनान से दौड़ रहा था। उसने ये लिंगटोन की गति पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वह केवल अपने पिता की चेतावनी के बारे में सोच सकता था, बहुत अधिक बाहर मत खड़े रहो और अपने दाहिने हाथ पर कभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग मत करो। उसके पैर मजबूत थे और जिस गति से वह चल रहा था, उससे उसे जरा भी तनाव नहीं हो रहा था। आखिरकार वह पहले से ही स्पिरिट पावर रैंक 11 पर था। वह रैंक 10 पर था, लेकिन अचानक सफेद स्पिरिट रिंग के प्रकट होने के बाद वह अपने आप ही आगे निकल गया और रैंक 11 पर पहुंच गया। ये लिंगटोन ने एक राउंड पूरा कर लिया था, इससे पहले कि वह लैन जुवानेयू को फिर से थोड़ी दूरी पर अपने से आगे देखती। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लैन जुवानेयू धीमी थी, वह बस बहुत तेज चल रही थी और पहले से ही दूसरे छात्रों से एक राउंड आगे थी। उसने एक बार फिर अपनी गति को आक्रामक रूप से बढ़ा दिया, जिससे उसके पीछे आने वाले छात्रों को धक्का लगा। कुछ सेकंड बाद वह लैन जुवानेयू के पास पहुंच गई और भागते समय जानबूझकर उससे टकरा गई। लैन जुवानेयू ने थोड़ा उछलकर देखा, लेकिन जब उसने ये लिंगटोन को उसके पीछे भागते हुए देखा तो उसने बुदबुदाया, कम से कम तुमने अपना रवैया तो ठीक कर लिया है। ये लिंगटोन ने उसके फुसफुसाए शब्दों को सुनकर ठोकर खाई। उसने पीछे मुड़कर उसे एक तीखी नजर से देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? क्या? रुको, सावधान रहो, लैन जुवानेयू ने चेतावनी देते हुए आगे की ओर इशारा किया। अయ్यो, जैसे ही वह मुड़ी, ये लिंगटोन ने अपने सामने एक छात्र को टक्कर मार दी और वह छात्र उसके साथ ही ट्रैक से बाहर चला गया। लैन जुवानेयू ने भौहें सिकोड़कर उनकी ओर देखा। पिताजी ने कहा था कि चलते या दौड़ते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वह सही कह रहे हैं। 10 सेकंड बाद ये लिंगटोन ने उसे फिर से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुमसे तेज हूँ, उसने उसे चिढ़ाते हुए पुकारा। लैन जुवानेयू ने पलकें झपकाई। ओह, ठीक है, तुम हार गए, ये लिंगटोन ने गर्व से कहा। लैन जुवानेयू ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था? तुम बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं हो? क्या तुम लड़की भी हो? ये लिंगटोन ने उस पर आरोप लगाते हुए देखा। लड़का होने से प्रतिस्पर्धा का क्या लेना देना है? शायद यह उसके पिता के चरित्र का प्रभाव था, लेकिन लैन जुवानेयू कभी भी प्रतिस्पर्धी प्रकार का नहीं रहा है। ये लिंगटोन उसे लात मारना चाहता था, लेकिन उसके पीछे के छात्र उसे पकड़ रहे थे, इसलिए इसके बजाय उसने उसे घूरते हुए कहा, बस तुम रुको। उसने फिर अपनी गति दोगुनी कर दी और बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। दोनों कक्षाओं को मिलाकर 50 से ज्यादा छात्र थे और ये लिंगटोन सबसे पहले दौड़ पूरी करने वाले छात्र थे, जबकि लैन जुवानेयू 32वें स्थान पर रहे। कियू युक्सिन ने अपने बगल में बैठी सहायक शिक्षिका से कहा, ये लैन जुवानेयू थोड़ा धीमा क्यों है? वह पहले ही रैंक 10 को पार कर चुका था और तार्किक रूप से कहें तो उसे इस गति से नहीं दौड़ना चाहिए था। सहायक शिक्षिका, जो एक बूढ़ी महिला थी, ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह धीमा हो सकता है लेकिन वह स्थिर है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह तेज होने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे का चरित्र काफी स्थिर प्रतीत होता है, जो एक अच्छी बात है और 7 साल के बच्चे के लिए दुर्लभ है। अरे, वह कक्षा 1 की ये लिंगटोन है ना? वरिष्ठ कर्नल ये फैन की बेटी। ऐसा लग रहा था कि वह लैन जुवानेयू को खोजने गई थी। कियू युक्सिन ने महसूस किया कि ये लिंगटोन लैन जुवानेयू की ओर काफी आक्रामक तरीके से चल रही थी, जिसने अभी अभी दौड़ पूरी की थी। उसने थोड़े उत्साह से पूछा, क्या वे लड़ने जा रहे हैं? प्राथमिक स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में वे झगड़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, खासकर हेवन लुओ अकादमी जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में, जो हेवन लुओ ग्रह का सबसे अच्छा स्कूल था। उनका शिक्षा दर्शन छात्रों की क्षमता का यथासंभव दोहन करना था और स्कूल में लड़ाई या मुकाबला अक्सर बच्चों में प्रतिस्पर्धा को सामने लाता था, इसलिए वे इसे एक अच्छी बात मानते थे। बेशक शिक्षकों की निगरानी में ये बहुत खतरनाक नहीं होगा। लिंगटोन अभी भी हौंफ रहा था। लैन जुवानेयू के पास गया और चुनौती दी, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। लैन जुवानेयू ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता। क्यों? ये लिंगटोन ने दूसरे बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए जोर से पूछा। एक असली आदमी महिलाओं से नहीं लड़ता। मम्मी ने कहा है कि मुझे लड़कियों को नहीं धमकाना चाहिए, लैन जुवानेयू ने उसे गंभीरता से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो? यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए एक बड़े शॉट हो क्योंकि तुम रैंक 10 हो, उसने उस पर हमला करने से ठीक पहले घमंड से कहा। लैन जुवानेयू किसी भी तरह की लड़ाई में कोई अनुभव नहीं रखते हुए एक कदम पीछे हट गए और सहज रूप से अपने हाथों को उसके हमले को रोकने के लिए ऊपर कर दिया।
ये लिंगटोन ने लेन जुवानेयू के दाहिने हाथ को पकड़ा और लेन जुवानेयू के बाएं पैर पर लात मारने से पहले उसे अपनी ओर खींचा। फिर उसने अपना शरीर आधा मोड़ लिया, उसे अपने कंधे पर फेंकने की तैयारी कर रही थी। जब क्यू युक्सिन दौड़कर आई तो उसने सिर्फ ये लिंगटोन की सहज और प्रवाहपूर्ण हरकतें देखी। बच्चे की हरकतें तेज और फुर्तीली थी, जो उन्नत प्रशिक्षण के संकेत दे रही थी। दूसरी ओर लेन जुवानेयू ने घबराहट में हाथ पैर मारने के अलावा कोई रक्षात्मक या आक्रामक हरकत नहीं की। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि वह कभी अभ्यास या वास्तविक युद्ध में नहीं गया था। लेन जुवानेयू वास्तव में घबरा रहा था। ये लिंगटोन द्वारा इस तरह खींचे जाने के कारण वह आगे पीछे नहीं हट सका और जैसे ही ये लिंगटोन मुड़ी, उसका दाहिना हाथ उसके कंधे पर आ गया। ताकत ये लिंगटोन के कंधों और पीठ से आ रही थी। लेन जुवानेयू लगभग उसके बराबर की ऊंचाई की थी और उसके पैर तुरंत जमीन से उठ गए। वह कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहा था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इसलिए जब ये लिंगटोन ने उसे अपने कंधे का इस्तेमाल करके उठाया तो उसका दाहिना हाथ खुद को बचाने के लिए रिफ्लेक्स से गर्म होने लगा। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल गई और डर की भावना गायब हो गई। ये लिंगटोन की हिंसा की प्यास जैसे ही लान जुवानेयू की कलाई पकड़ी वैसे ही खत्म हो गई। वह जानती थी कि उसकी आंखों में घबराहट का मतलब है कि उसने पहले कभी किसी तरह की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है और वह कंधे से फेंकने की चाल पर कम बल का उपयोग करने के बारे में सोचने लगी। हालांकि जैसे ही वह उसे जमीन पर पटकने और एक बेहतरीन कंधे से फेंकने वाली थी, लान जुवानेयू का वजन अचानक बढ़ने लगा। वह उसकी पीठ पर पहाड़ की तरह बहुत भारी हो गया, जिससे ये लिंगटोन के पैर ढीले पड़ गए और उसके वजन के नीचे जमीन पर गिर गई। धमाका, पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कक्षा 1 और 2 के सभी छात्र उनकी ओर उमड़ पड़े, उनके फैले हुए शरीर को घूरते रहे। ये लिंगटोन नीचे एक भद्दी मुद्रा में थी, जबकि लेन जुवानेयू अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी, उलझन में दिख रही थी। शिक्षक अचंभित थे। उसने बल का लाभ उठाया और कंधे से फेंकना एकदम सही था। तो क्या हुआ? अध्याय 19, अंतिम परीक्षा। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। क्यू युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि छोटी लड़की पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। हालांकि लेन जुवानेयू को अभी भी अपने युद्ध कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। वह भाग्यशाली था क्योंकि वह बहुत भारी था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेन जुवानेयू जमीन से उठ गया और ये लिंगटोन को अभी भी वहीं पड़ा हुआ निश्चल छोड़ गया। उसने अचंभे में शिक्षक की ओर मासूमियत से देखा और समझाया, शिक्षक, उसने ही इसे शुरू किया था। जब क्यू युक्सिन को एहसास हुआ कि ये लिंगटोन हिल नहीं रही है, तो वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में ले लिया। लड़की बेहोश हो गई थी। उसके चेहरे पर घास के 2 पत्ते चिपके हुए थे, जाहिर तौर पर काफी बल से दबाए गए थे। उसे जल्दी से अस्पताल भेजो। 1 घंटे बाद लेन जुवानेयू को फिर से उसका वजन उठाने का आदेश दिया गया। वह 1.3 मीटर लंबा था और उसका वजन 23 किलोग्राम था। 6 साल के बच्चे के लिए यह बिल्कुल सामान्य ऊंचाई और वजन है। अगली बार जब लेन जुवानेयू ने ये लिंगटोन को फिर से देखा तो 3 दिन बीत चुके थे। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था और वह बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वह अब उनके शारीरिक अभ्यास के दौरान आगे नहीं भागती थी, बल्कि पीछे धीरे धीरे जॉगिंग करना पसंद करती थी। दूसरे छात्र समय समय पर उन दोनों को देखते रहते थे, खिलखिलाते और फुसफुसाते रहते थे। लेन जुवानेयू के प्रति ये लिंगटोन की दुश्मनी 10 गुना बढ़ गई। उस दिन लेन जुवानेयू ने उसे लगभग कुचल दिया था। इस प्रक्रिया में उसकी उरोस्थी में फ्रैक्चर हो गया था। बेशक स्पिरिट मास्टर के उपचार से गुजरने के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन वह अभी भी कुछ समय के लिए कोई कठोर प्रशिक्षण नहीं कर सकती थी। उसने अपने पिता से पूछा कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे केवल यही जवाब मिला कि स्पिरिट स्किल्स। अब वह अपना खुद का स्पिरिट स्किल हासिल करने और आखिरकार लेन जुवानेयू को हराने के लिए दृढ़ थी। दूसरी ओर लेन जुवानेयू इसके प्रति ज्यादातर उदासीन था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसे सच में लगता था कि वह निर्दोष है। बेशक उसके मासूम चेहरे की वजह से शिक्षकों को भी लगता था कि उस दिन जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक संयोग था। बस तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं 10वीं रैंक पर नहीं पहुंच जाती। एक बार जब मुझे मेरी स्पिरिट रिंग मिल जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगी, ये लिंगटोन ने गुस्से से कहा और उसके पास से गुजरी। प्राथमिक अकादमी में जीवन नियमित और नीरस था। लेन जुवानेयू ने हर दिन कड़ी मेहनत की और ध्यान दिया। अपनी संस्कृति कक्षा, स्पिरिट बीस्ट्स के बुनियादी ज्ञान और हर दूसरी कक्षा में अव्वल रहा। ये समझ में आता था क्योंकि उसके पिता प्राचीन स्पिरिट बीस्ट्स रिसर्च सेंटर के प्रमुख थे। वह विद्वानों के परिवार से था। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। अंतिम परीक्षा का समय लगभग आ गया था। बेटा, क्या तुम परीक्षा के लिए आश्वस्त हो? नान जियाओ ने मुस्कुराते हुए लेन जुवानेयू से पूछा। मम्मी, मैं तैयार हूँ। डैडी, तुम अभी भी अपना वादा निभा रहे हो, है ना? अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूँ तो आपको मुझे स्वर्ग लुओ ग्रह पर एक बड़े उड़ने वाले जहाज में खेलने के लिए लाना होगा। लेन जुवानेयू अपने पिता की ओर मुड़ा। उसकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गईं। लेन जियाओ ने हंसते हुए कहा, बेशक, आपको अपने सभी विषयों में शीर्ष 3 में होना चाहिए, ठीक है? हाँ, मुझे ये करने में सक्षम होना चाहिए, लेन जुवानेयू ने वादा किया। पिताजी, मैं अभी शौचालय जाऊंगी और हम जा सकते हैं। ठीक है। नान चेंग ने अपने चेहरे पर एक चिंतित मुस्कान के साथ लेन जुवानेयू के पीछे हटने वाले रूप को देखा। ऐसा लगता है कि हमारा बेटा वास्तव में काफी उत्कृष्ट है ना? लेकिन वह उसकी साधना के बारे में चिंतित थी। जब से उसकी आत्मा जागृत हुई है, लेन जियाओ और नान चेंग को चिंता है कि लिटिल जुवानेयू अपनी आत्मा मास्टर क्षमताओं के संबंध में बाकी छात्रों से अलग होगा। हालांकि इन पिछले 6 महीनों के बाद उन्होंने कुछ अलग देखना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से लेन जुवानेयू अपनी शिक्षा और यहाँ तक कि युद्ध अभ्यास में भी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। वह 11वें स्थान पर ही रहा। उसकी उम्र में और उसके जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर को देखते हुए उसे पहले से ही आधे साल में कम से कम 2 से 3 रैंक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए था। यहाँ तक कि सामान्य बच्चों से भी हर 6 महीने में 1 रैंक बढ़ने की उम्मीद की जाती थी। उसकी उन्नति की गति केवल रैंक 20 पर धीमी होनी चाहिए थी। तार्किक रूप से कहें तो जिस व्यक्ति के पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शरीर है, उसे औसत आत्मा गुरु की तुलना में बहुत तेजी से साधना करने में सक्षम होना चाहिए।
हालांकि ये पहले से ही आधा साल हो चुका था और हालांकि लेन जुवानियो ने कुछ संचय किया था, लेकिन वह एक रैंक ऊपर नहीं बढ़ा। उन्हें नहीं पता था कि इस धीमी प्रगति का क्या मतलब है। ज्यादा चिंता मत करो। इसके अलावा क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है और वह खुद पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। वह हमेशा मेरी तरह स्थिर और स्थिर रहा है। वह अभी शुरुआत कर रहा है, इसलिए चलो इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? जब लेन जियाओ और लेन जुवानियो अकादमी पहुंचे तो वे ये फैन से टकरा गए जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जब ये लिंगटोंग ने लेन जुवानियो को देखा तो उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। गुड मॉर्निंग अंकल, लेन जुवानियो ने ये फैन को विनम्रता से अभिवादन किया। आपको भी गुड मॉर्निंग। ये फैन हमेशा से ही शांत रहा था, लेकिन जब उसने लेन जुवानियो को देखा तो उसके चेहरे पर कठोर रेखाओं के साथ एक स्पष्ट कोमलता थी। डैडी, ये लिंगटोंग ने ये फैन की शर्ट खींचते हुए पुकारा। अपनी परीक्षा के लिए जाओ, ये फैन ने उसे कंधे पर एक छोटी सी थपकी देते हुए कहा। ये लिंगटोंग को दुख हुआ। उसके पिता लेन जुवानियो के साथ उससे बेहतर व्यवहार कर रहे थे। उसने संकीर्ण आंखों से लेन जुवानियो की ओर रुख किया, उसके बगल में चली गई और उसकी आस्तीन खींची। चलो साथ में अंदर चलते हैं। ओह ठीक है। लेन जुवानियो ने अपने पिता की ओर हाथ हिलाया और उसके पीछे चला गया। लेन जुवानियो, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? ये लिंगटोंग ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा जब वे साथ साथ चल रहे थे। लेन जुवानियो को यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन किसी तरह, भले ही वह पहली बार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। क्या है? उसने पूछा। ये लिंगटोंग ने उत्तर दिया, आज सुबह में हमारी संस्कृति कक्षा की परीक्षा होगी और दोपहर में वास्तविक युद्ध परीक्षा होगी। कक्षा 1 और 2 एक साथ युद्ध परीक्षा देंगे। अचानक लेन जुवानियो को समझ में आ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। आपकी कक्षा आक्रामक प्रकार की है और मेरी कक्षा नियंत्रण प्रकार की है। क्या यह अनुचित नहीं है? यह अनुचित नहीं है। अधिकांश छात्र अभी भी रैंक 10 तक नहीं पहुंचे हैं और उनके पास स्पिरिट स्किल नहीं है। ये बस साधारण युद्ध होगा। लेन जुवानियो ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी अनुचित है। मेरे पास स्पिरिट स्किल है और शिक्षक शायद मुझे अन्य छात्रों के साथ मुकाबला करने की अनुमति नहीं देंगे। ये लिंगटोंग अपनी जगह पर रुकी और उसकी ओर मुड़ी। तो फिर एक और बात है जो आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। मैं अब रैंक 10 पर हूँ और मैंने अपना पहला स्पिरिट स्किल भी प्राप्त कर लिया है। और चूंकि शिक्षक लड़कियों को अपने प्रतिद्वंद्वी चुनने देते हैं ताकि आप लड़कों को सज्जन बनना सिखाया जा सके। बाद में मिलते हैं, लेन जुवानियो। उसने लेन जुवानियो का हाथ छोड़ दिया और खुशी से उसे देखा और उछलकर चली गई। लेन जुवानियो ने पलकें झपकाईं। अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। सुबह की परीक्षाएं सुचारू रूप से चली। लेन जुवानियो एक बहुत ही गंभीर शिक्षार्थी था और अपने परिवार के विद्वान प्रभाव के कारण उसे संस्कृति परीक्षा काफी अच्छी लगी और उसने सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे स्वर्ग लुओग्रह की यात्रा का वादा किया गया था और वह पूरे स्कूल अवधि के लिए इसका इंतजार कर रहा था। दोपहर के भोजन के बाद उन्हें 1 घंटे का आराम मिला। उसके बाद उन्हें युद्ध परीक्षा के लिए रिपोर्ट करना था। प्राथमिक स्पिरिट मास्टर्स अकादमी में युद्ध परीक्षा पहली कक्षा के छात्रों के लिए बहुत आसान थी। छात्रों को केवल एक दूसरे के साथ मुकाबला करना था और पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना था और शिक्षक उन्हें लड़ाई के आधार पर ग्रेड देते थे। जो बच्चे रैंक 10 से आगे निकल जाते थे उन्हें बाकी छात्रों से अलग कर दिया जाता था और लड़कियां अपने विरोधियों को चुनती थी। कक्षा 1 के क्लास मॉनिटर के रूप में ये लिंगटोंग सबसे पहले आगे आए। वह कक्षा 2 की फॉर्म टीचर कियू युक्सिन की ओर मुड़ी और बोली, टीचर कियू, मैं लेन जुवानियो को चुनती हूँ। टिप्पणी 0। पहले टिप्पणी करें, इस अध्याय को रेट करें, पावर स्टोन के साथ वोट करें। अध्याय 20, अप्रभावी स्पिरिट स्किल। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। कियू युक्सिन थोड़ी असहजता में हिल गई। उसे याद आया कि कैसे लेन जुवानियो ने गलती से ये लिंगटोंग को फ्रैक्चर कर दिया था। इस तथ्य के साथ कि ये लिंगटोंग ही थी जिसने लड़ाई को उकसाया था, उसकी हार ने छोटी महिला को परेशान किया होगा। ये स्पष्ट था कि वह बदला लेने के लिए बाहर निकली थी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, कियू युक्सिन ने अपनी आंखों में चिंता के साथ ये लिंगटोंग को सलाह दी। फिर वह पहली कक्षा के छात्रों में से कक्षा 2 में सबसे अच्छे दिखने वाले बच्चे की तलाश में मुड़ी और कहा, जुवानियो, ये लिंगटोंग ने तुम्हें चुना है। अच्छा करो और कक्षा 2 के लिए लड़ो। लेन जुवानियो अपने चेहरे पर एक दुखी भाव के साथ बाहर चला गया। वह जानता था कि ये लिंगटोंग कितनी अच्छी थी। अपनी चोट से उबरने के बावजूद भी वह सभी शैक्षणिक विषयों और वास्तविक युद्ध कक्षा में अव्वल थी। दूसरी ओर वह सबसे अच्छे से औसत था। उसने कुछ व्यावहारिक मुकाबले और लड़ाई की तकनीकें सीखी होंगी, लेकिन वह जानता था कि वह फिर भी ये लिंगटोंग से हारने वाला था। लेन जुवानियो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। लेन जुवानियो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कक्षा 2 के छात्र उसका समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए और जयकारे लगाए। उसके सभी सहपाठी उससे प्यार करते थे। अगर उसके मुकाबले के नतीजे अच्छे नहीं होते तो उसे कक्षा 2 के लिए कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया जाता। वैसे भी उनका वर्तमान मॉनिटर एक और रैंक 10 का छात्र था जिसकी भावना ब्लू सिल्वर ग्रास की तुलना में बेहतर थी। इस बार तुम मेरी पूरी ताकत महसूस करोगे। ये लिंगटोंग ने अपनी छोटी सी ठुड्डी को लेन जुवानियो की ओर अहंकार से उठाया। शुरू करो, कक्षा 1 की होमरूम शिक्षिका ने पुकारा। बिना किसी प्रस्तावना के ये लिंगटोंग ने अपनी भावना को उजागर किया। उसके शरीर से हल्की चमकीली रोशनी की एक परत निकली। उसके हाथों की त्वचा से सफेद पपड़ी उभरी। तराजू दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले त्रिकोणीय आकार के थे, जिनमें हर तराजू के केंद्र में एक खुरदरा उभार था। उसकी पुतलियां तीखी दरारों में बदल गईं और उसकी मूल रूप से काली आंखें सिट्रीन रंग में बदल गईं। जब वह आगे की ओर छलांग लगाती थी तो एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजती थी। उसका पूरा रूप प्रभावशाली था। ये लिंगटोंग की आत्मा बहुत ही उत्कृष्ट थी, अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ, और सभी शिक्षक प्रभावित थे। रैंक 8 पर उसकी जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ एक दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली उत्परिवर्तित आत्मा जो उसके माता पिता से अलग थी, उसे रैंक 10 तक आगे बढ़ने में केवल 1 सप्ताह लगा। पृथ्वी ड्रैगन आत्मा का एक प्रकार उसकी उत्परिवर्तित लॉर्ड ड्रैगन आत्मा थी जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन में पदोन्नत किया गया है।
एक निम्न ड्रैगन से यह एक सच्चे ड्रैगन में विकसित हुआ था। हालांकि यह सच्चे ड्रैगन के बीच कमजोर प्रकार था, फिर भी यह एक ड्रैगन आत्मा थी, अस्तित्व में कुछ सबसे मजबूत आत्माओं में से एक। उसके पैरों के नीचे से एक पीली आत्मा की अंगूठी उभरी, वह रंग जो 100 साल की आत्मा की अंगूठी का प्रतिनिधित्व करता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि येलिंगटन में इतना आत्मविश्वास था। न केवल वह एक स्पिरिट स्किल हासिल करने में सफल रही, बल्कि उसने 100 साल की एक स्किल भी हासिल की। उस शक्ति को उसके गुस्से के साथ जोड़ दे तो वह जय थी। अपनी आत्मा को बाहर निकालो, येलिंगटन ने लेन जुवानेयू से मांग की। लेन जुवानेयू उसकी धमकी भरी मुद्रा को देखकर चिंतित हो गया। कांपते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी हथेली से चांदी की नसों वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की एक भंवर निकाली। अवधि की शुरुआत की तुलना में उसने जो आत्मा पैदा की थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। जैसे ही उसने ब्लू सिल्वर ग्रास पर सफेद स्पिरिट रिंग को उगते देखा, येलिंगटन उसकी ओर दौड़ी। येलिंगटन को अपने पास आते देखकर लेन जुवानेयू घबरा गया। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हट लिया। उसके पास मौजूद सफेद स्पिरिट रिंग चमक उठी। तुरंत ही उसके बाएं हाथ पर मौजूद नीली चांदी की घास ने एक चांदी का प्रभामंडल उत्सर्जित किया। पत्तियों पर उसकी बूंदें जीवंत हो उठी, क्योंकि वे उसके नियंत्रण में एक नदी में मिल गईं। नदी ने लगभग 1 ची के व्यास के साथ एक भंवर का निर्माण किया, जिसने उसे सामने से ढाल दिया। अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद उसकी नीली चांदी की घास अद्वितीय थी। अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद इसने उसे पानी के तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता दी। हालांकि उसका नियंत्रण अभी भी मजबूत नहीं था और वह अधिकतम 10 लीटर पानी ही संभाल सकता था। वह अपने परिश्रमी अभ्यास के कारण ही पानी को एक सुंदर लेकिन घातक सर्पिल प्रवाह में बदलने में सक्षम था। येलिंगटन की पीली 100 साल की स्पिरिट रिंग से एक चमकदार चमक खिल उठी, जो उसके चारों ओर जम गई। फिर वह सीधे लेन जुवानेयू के भंवर की ओर भागी। उसे विश्वास था कि उसकी 100 साल की स्पिरिट रिंग उसकी कमजोर सुरक्षा को भेदने में सक्षम होगी। सब कुछ एक पल में हुआ। जब दोनों पक्ष टकराए तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। लेन जुवानेयू और येलिंगटन दोनों के चेहरों पर घबराहट और आश्चर्य दिखाई दिया। जैसे ही येलिंगटन लेन जुवानेयू के भंवर के संपर्क में आई, उसके शरीर के चारों ओर की सफेद रोशनी गायब हो गई। उसका शरीर बिना किसी बचाव के भंवर में डूब गया। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी यह एक स्पिरिट स्किल थी जो काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। येलिंगटन का छोटा शरीर कुछ पलों के लिए भंवर में बह गया, इससे पहले कि लेन जुवानेयू की आत्मा की पत्तियों ने उसके भीगे हुए शरीर को बाहर फेंक दिया। प्लॉप! येलिंगटन घास के मैदान पर गिर गई। छात्र और शिक्षक सभी स्तब्ध थे, उलझन में थे कि अभी क्या हुआ। यह असंभव है, येलिंगटन चिल्लाए। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, भीग गई लेकिन अन्यथा सुरक्षित। उसके पास एक सिद्ध दिव्य शरीर था, यह अचानक कैसे गायब हो सकता है। ये भंवर में एक आसान टक्कर होनी चाहिए थी। उसे उसकी रक्षा को भेदने, लेन जुवानेयू को हवा में उछालने और उसे जमीन पर फेंकने में सक्षम होना चाहिए था। ये सब उसके लिए कैसे उल्टा पड़ गया। जीत लेन जुवानेयू की है, कियुक्सिन ने घोषणा की, अभी भी स्तब्ध थी। उसने लेन जुवानेयू को वापस खींच लिया और उसे उसके सहपाठियों के पास ले गई जो उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। लेन जुवानेयू! येलिंगटन उसके पीछे से गुस्से में चिल्लाया। लेन जुवानेयू ने एक मासूम भाव के साथ उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उन मासूम आंखों ने येलिंगटन के गुस्से को और बढ़ा दिया। अध्याय 20 अप्रभावी आत्मा कौशल। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। कियुक्सिन थोड़ी असहजता में हिल गया। उसे याद आया कि कैसे लेन जुवानेयू ने गलती से येलिंगटन को फ्रैक्चर कर दिया था। इस तथ्य के अलावा कि येलिंगटन ही वह थी जिसने लड़ाई को उकसाया था, उसकी हार ने छोटी महिला को परेशान किया होगा। ये स्पष्ट था कि वह बदला लेने के लिए बाहर थी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, कियुक्सिन ने अपनी आंखों में चिंता के साथ येलिंगटन को सलाह दी। फिर वह पहली कक्षा के छात्रों में से सबसे अच्छे दिखने वाले बच्चे की तलाश में मुड़ी और कहा, जुवानेयू, येलिंगटन ने तुम्हें चुना है। अच्छा करो और कक्षा 2 के लिए लड़ो। लेन जुवानेयू अपने चेहरे पर एक दुखी भाव के साथ बाहर चला गया। वह जानता था कि येलिंगटन कितनी अच्छी थी। अपनी चोट से उबरने के बावजूद भी वह अपने सभी अकादमिक विषयों और वास्तविक मुकाबला कक्षा में अव्वल थी। दूसरी ओर वह सबसे औसत दर्जे का था। उसने शायद कुछ व्यावहारिक युद्ध और लड़ाई की तकनीकें सीखी होंगी, लेकिन वह जानता था कि वह फिर भी येलिंगटन से हारने वाला था। लेन जुवानेयू, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। लेन जुवानेयू, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कक्षा 2 के छात्र उसका समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए और जयकारे लगाए। उसके सभी सहपाठी उससे प्यार करते थे। अगर उसके युद्ध कक्षा के परिणाम अच्छे नहीं होते, तो उसे कक्षा 2 के लिए कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया जाता। जैसा कि है, उनका वर्तमान मॉनिटर एक और रैंक 10 का छात्र था, जिसकी भावना ब्लू सिल्वर ग्रास की तुलना में बेहतर है। इस बार तुम मेरी पूरी ताकत महसूस करोगे। येलिंगटन ने अपनी छोटी सी ठुड्डी को अहंकार से लेन जुवानेयू की ओर उठाया। शुरू करो, कक्षा 1 की होमरूम शिक्षिका ने पुकारा। बिना किसी प्रस्तावना के येलिंगटन ने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके शरीर से हल्की चमकीली रोशनी की एक परत निकली। उसके हाथों की त्वचा से सफेद शल्क उभर आए। शल्क दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले त्रिकोणीय आकार के थे, जिनमें हर शल्क के केंद्र में एक खुरदरा उभार था। उसकी पुतलियां तीखी दरारों में बदल गईं और उसकी मूल रूप से काली काली आंखें सिट्रीन रंग में बदल गईं। जब वह आगे की ओर उछली, तो एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उसका पूरा रूप प्रभावशाली था। येलिंगटन की आत्मा अत्यंत उत्कृष्ट थी, अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ, और सभी शिक्षक प्रभावित हुए। रैंक 8 पर अपनी जन्मजात स्पिरिट पावर के साथ एक दुर्लभ रूप से देखी गई उत्परिवर्तित आत्मा जो उसके माता पिता से अलग थी, उसे रैंक 10 तक आगे बढ़ने में केवल 1 सप्ताह लगा। पृथ्वी ड्रैगन स्पिरिट का एक प्रकार उसकी उत्परिवर्तित आयरन ड्रैगन स्पिरिट थी, जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन में पदोन्नत किया गया है। एक निम्न ड्रैगन से यह एक सच्चे ड्रैगन में विकसित हुआ था। हालांकि यह सच्चे ड्रैगन के बीच सबसे कमजोर प्रकार था, फिर भी यह एक ड्रैगन स्पिरिट था, अस्तित्व में कुछ सबसे मजबूत आत्माओं में से एक। उसके पैरों के नीचे से एक पीली स्पिरिट रिंग उभरी, वह रंग जो 100 साल की स्पिरिट रिंग का प्रतिनिधित्व करता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि येलिंगटन में इतना आत्मविश्वास है।
न केवल वह एक स्पिरिट स्किल हासिल करने में सफल रही, बल्कि उसने 100 साल की एक स्पिरिट भी हासिल की। उस शक्ति को उसके गुस्से के साथ जोड़ दे तो वह जय थी। अपनी आत्मा को बाहर निकालो, ये लिंगटोन ने लेन जुवानेयू से मांग की। लेन जुवानेयू उसकी धमकी भरी मुद्रा को देखकर चिंतित हो गया। कांपते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी हथेली से चांदी की नसों वाली नीली चांदी की घास की एक भंवर निकाली। अवधि की शुरुआत की तुलना में उसने जो आत्मा उत्पन्न की थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। जैसे ही उसने नीली चांदी की घास पर सफेद स्पिरिट रिंग को उठते देखा, ये लिंगटोन उसकी ओर दौड़ी। ये लिंगटोन को अपने पास आते देखकर लेन जुवानेयू घबरा गया। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हट लिया। उसके पास जो सफेद स्पिरिट रिंग थी वह चमक उठी। तुरंत उसके बाएं हाथ पर नीली चांदी की घास ने एक चांदी का प्रभामंडल उत्सर्जित किया। पत्तियों पर उसकी बूंदें जीवित हो उठी और वे उसके नियंत्रण में एक नदी में मिल गईं। नदी ने लगभग 1 ची के व्यास के साथ एक भंवर का निर्माण किया, जिसने उसे सामने से बचा ली। अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद उसकी नीली चांदी की घास अद्वितीय थी। अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद इसने उसे पानी के तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता दी। हालांकि उसका नियंत्रण अभी भी मजबूत नहीं था और वह अधिकतम 10 लीटर पानी ही संभाल सकता था। वह अपने परिश्रमी अभ्यास के कारण ही पानी को एक सुंदर लेकिन घातक सर्पिल प्रवाह में बदल पाया। ये लिंगटोन की पीली 100 साल की स्पिरिट रिंग से एक चमकदार चमक खिल उठी, जो उसके चारों ओर जम गई। फिर वह सीधे लेन जुवानेयू के भंवर की ओर भागी। उसे विश्वास था कि उसकी 100 साल की स्पिरिट रिंग उसकी कमजोर रक्षा को भेदने में सक्षम होगी। सब कुछ एक पल में हुआ। जैसे ही दोनों पक्ष टकराए, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। लेन जुवानेयू और ये लिंगटोन दोनों के चेहरों पर घबराहट और आश्चर्य दिखाई दिया। जैसे ही ये लिंगटोन लेन जुवानेयू के भंवर के संपर्क में आई, उसके शरीर के चारों ओर की सफेद रोशनी गायब हो गई। उसका शरीर बिना किसी बचाव के भंवर में डूब गया। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी यह एक आत्मा कौशल था जो काफी नुकसान पहुंचा सकता था। ये लिंगटोन का छोटा शरीर कुछ पलों के लिए भंवर में बह गया, इससे पहले कि लेन जुवानेयू की आत्मा की पत्तियों ने उसके भीगे हुए शरीर को बाहर फेंक दिया। प्लॉप, ये लिंगटोन घास के मैदान पर गिर गई। छात्र और शिक्षक सभी स्तब्ध थे, भ्रमित थे कि अभी क्या हुआ। यह असंभव है, ये लिंगटोन ने चिल्लाते हुए कहा, अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए, भीगते हुए लेकिन अन्यथा सुरक्षित। उसके पास एक सिद्ध दिव्य शरीर था, यह अचानक कैसे गायब हो सकता है? ये भंवर में एक आसान टक्कर होनी चाहिए थी। उसे उसके बचाव को भेदने, लेन जुवानेयू को हवा में उछालने और उसे जमीन पर फेंकने में सक्षम होना चाहिए था। ये सब उसके लिए कैसे उल्टा पड़ गया? जीत लेन जुवानेयू की जाती है, कि युयुक्सिन ने घोषणा की, अभी भी स्तब्ध। उसने लेन जुवानेयू को पीछे खींचा और उसे उसके सहपाठियों के पास ले गई जो उसकी जीत पर खुशियां मना रहे थे। लेन जुवानेयू, ये लिंगटोन उसके पीछे से गुस्से से चिल्लाया। लेन जुवानेयू ने मासूम भाव से उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उन मासूम आंखों ने ये लिंगटोन के गुस्से को और बढ़ा दिया।